उसका प्रेमी कह रहा है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। मैंने कहा नंगी हो जा, वो नंगी हो गई। मैंने कहा लेट जा, वो लेट गई। मैंने कहा बैठ जा, मुंह में ले, उसने मुंह में ले लिया। उसने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इनकार किया ही नहीं। मैंने कहा इधर आ, वो समझ गई। मैंने चुम्मी मारी, उसने चुम्मी का जवाब चुम्मी से दिया। मैंने उसके होठों पे ओढ़ रखे उसका रस चूस लिया पूरा। मैंने शिद्दत से चाहा, उसने मुझे शिद्दत से चाहा और हमने एक दूसरे को प्राप्त भी किया। अब संभोग वाली बात छोड़ दो, मुख मैथुन भी अपने आप में एक संभोग से बढ़कर ही होती है। बल्कि मेरा एक दोस्त जो है चिरंजीवी, वो तो बताता है कि रंडियाँ जो है संभोग के 1000 लेती हैं तो मुख मैथुन के 5000 लेती हैं। तो मिर्चें लग जाएंगी। बड़े बहनचोद होते हैं यूट्यूब वाले, हरामजादे होते हैं एक नंबर के। अगर ये सुनेंगे ना तो अच्छा है, बहनचोद उनको हर वीडियो में गाली देने का मैं उपक्रम करूंगा। बड़े बहनचोद और बड़े कुत्ते हरामी होते हैं, हरामजादे होते हैं एक नंबर के यूट्यूब वाले। ये पूरी टीम ही इनकी रंडियों की टीम है, दल्ले हैं बहनचोद ये। और इनके जो ये यूट्यूब है ना, ये खुद बहनचोद ब्रोथल की मैम, ये सारा दल्ला है बहनचोद, सबसे बड़ा दल्ला जिसे कहते हैं पिंप। अरे हिंजड़े बहनचोद ये हरामजादे, ये 20 रुपए में कुछ नहीं होते बहनचोद। खैर चलो, हमने 50 दे दिए कि आफत आ गई, लेकिन मौत तो पूरी ले ली ना। मैं बोलूँगा तो यूट्यूब वाले बड़े बहनचोद हैं, हरामजादे, बहन के लोड़े हैं, ये मानेंगे नहीं। तो कोई बात नहीं, जो इनको गाली दी है वही बोलते हैं, मैंने उसको बता दिया था। तो दोस्तों फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ, 2600 रुपये खर्च किए हैं अभी 3 दिन पहले, ताकि अच्छी ऑडियो आ जाए, अच्छी वीडियो आ जाए। मगर थोड़ा सा इसमें AI का भी समावेश किया है। मुझे तो एक ही ऐप अच्छा लगता है, InShot। आजकल 5-6 ऐप चल रहे हैं जिनमें फिल्मोरा सबसे नंबर 1 है, उसके बाद InShot है, फिर काइनमास्टर है, या काइनमास्टर को आप 2 नंबर पे भी कह सकते हो। मैंने यूज़ भी किया हुआ, पेड भी यूज़ किया है काइनमास्टर का 1 महीने का, बाकी 1 साल का मैंने ले रखा है इसका InShot का। बाकी VN मैं कम यूज़ करता हूँ, वैसे अच्छा ऐप बता रहे हैं VN भी। तो इस तरह से 5-6 ऐप हैं, ये 5 ही ऐप मानूंगा मैं, फिल्मोरा, काइनमास्टर, InShot, VN। हाँ यही ऐप हैं, 4 ही हैं ज़्यादातर तो यूज़ होते हैं, मगर यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये एरोटिक सेक्सी स्टोरी का मैंने चैनल बनाया है, 4था चैनल है मेरा। 3 चैनल मेरे अलग चल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है इनका। बाकी AI का समावेश किया है तो मैंने एक वीडियो जनरेट करी है इमोशनल स्टोरी के नाम से, सेक्सी एंड एरोटिक स्टोरी। लेकिन उसमें सेक्स और एरोटिक तो डाला नहीं इन्होंने, बैन हो गए शब्द, जैसे यूट्यूब वाले हरामजदगी करते हैं। बड़े बहनचोद हैं यूट्यूब वाले। ये क्या करते हैं, गधे के आगे ना एक गाजर लटका देते हैं और गधा दौड़ता ही रहता है। हम सब आप गधे ही हैं, गाजर लटका के हरामजादे लोग। मेरे को 932 सब्सक्राइबर के बाद मेरी वीडियो को इन्होंने जाम कर दिया और मेरी वीडियो को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। मेरे पे 0 व्यू, 1 व्यू, 2 व्यू ऐसे आते हैं, जो एक चैनल मैं चला रहा हूँ 2.5 साल से। तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने देखा कि इसमें शायद कुछ सेक्सी एरोटिक स्टोरी डालूंगा, वो शायद सुन लेंगे लोग, लेकिन वो भी, उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा दोस्तों। तो बस ये है कि अब अपने कथानक को जैसे आगे बढ़ाते हुए शनिवार मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो शनिवार की तैयारी आज कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वृंदा के साथ मेरे जो संबंध रहे और मेरी पत्नी रानी के साथ, उसके बारे में दोस्तों मैं पहला फेज़ बताऊंगा आपको कि 89 में मेरी शादी हुई थी और 87 में मेरी सगाई हुई थी। तो 87 से 89 अट्रैक्शन का एक टाइम था, उसकी पढ़ाई का वक्त था, जब वो 11वीं 10वीं की तैयारी कर रही थी, 12वीं की। तो वो मेरे पास पढ़ने आती थी, मैं उसे पढ़ाने भी जाता था घर पे। तो बाकी उस वक्त वो थोड़ा सा गच्चा खा गई थी पढ़ाई में, 11वीं में फेल हो गई थी प्रयत्न करने के बावजूद भी। ध्यान उसका पढ़ाई में कम रहता था और मेरे को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा रहता था एक लड़की की। घर में उपेक्षा होती थी, डांट पड़ती थी हर तरफ से, तो वो एक घायल हिरनी की तरह अपना सारा देखती थी। तो उसे मुझ में थोड़ा हीरोइज्म दिखता था, थोड़ा आदर्शवादी था। और कभी कभी जैसे वो प्रयत्न करती थी कि मेरी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, तो मैं थोड़ा सा उसको मना कर देता था। शायद वही कारण था कि वो उसके दिमाग में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई, प्रेम से भाव बढ़ गया, और वो फिर मैं अपने आदर्शों से गिर भी गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दोबारा मौका मिलेगा तो नहीं गिरूँगा, गिर सकता हूँ मैं, कोई झूठ कहने की बात नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण, ये किसी के कहने से रुकता नहीं है, किसी के कहने से होता नहीं है।
आदर्शवादी के जो थैले हैं ना फट जाते हैं। वृंदा का पहला फेज जो मैं मानूंगा ना, वो 87 से 89 का एक फेज है अट्रैक्शन का, मेरी बातों का, मेरे आदर्श का। तब तो मैंने हाथ भी टच नहीं किया था, कभी उसकी तरफ टेढ़ी निगाह करके देखा भी नहीं था। मगर ये है कि वो जब भी आती थी शादी से पहले मिलने के लिए, तो उस वक्त थोड़ा सा उसका रुख अच्छा रहता था। वो कोई सामान देने आई या कोई मिलने आई तो उसको रोकने की मैं चेष्टा करता था, वो रुक जाती थी। मगर ये नहीं था कि मैंने कभी उस पर हाथ डालने की कोशिश करी हो या मैंने कभी आंखों से उससे निकलने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं किया। यही कारण था कि उसके अंदर मेरे लिए एक बहुत ही, जैसे एक सोच होती है ना कि एक मर्द ऐसा चाहिए जो मतलब उसको चारों तरफ से समेट ले, उसको बचाव कर दे उसका, और उसके साथ संबल बन के खड़ा हो जाए, उसके कदम से कदम मिला ले, या उसके अंदर कुछ अच्छी आदतें समझकर उसको इज्जत दे, मान दे। वो मैं पूरा देता था दोस्तों, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह किया नहीं था। वो एक दो किस्से अलग हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को कहा हो कि भाई मैं आपको चाहता हूँ या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं टच करना चाहता हूँ या मैंने टच किया हो ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो वृंदा जो थी वो इस चीज़ को समझ गई थी कि मैं बेसिकली एक अच्छा व्यक्ति हूँ, आदर्श हैं। और फिर मेरा थोड़ा स्टाइल भी था, तो अपडेट रहता था, बाल वाल भी ठीक तरह से बनाता था, शैम्पू वगैरह करके, तेल वेल नहीं चुपड़ता था, बाकी कपड़े वपड़े भी मॉडर्न पहनता था, हाथ में कड़ा होता था, बेल्टें भी ठीक होती थी, जूते, कपड़े, मतलब मेरा सारा सिस्टम देखकर उसको थोड़ा अच्छा लगता था। वो भी आती थी एक शहजादी की तरह बैठती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। उसके आते ही खुशबू का एक झोंका मेरे को दिमाग में आता था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी प्यारी साली है, धीरे धीरे अच्छा लगेगा, संबंध बढ़ेंगे। तो वही आती थी, क्योंकि शादी से पहले रानी को तो आने की इजाज़त थी नहीं। बाकी रानी से मेरी फ़ोन पे बात हो जाती थी, ये बात वृंदा भी जानती थी। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर 87 से 89 ये अट्रैक्शन रहा, जो एक तरफा कह लें या दो तरफा कह लें, मैं नहीं कह सकता। बाकी मुझे तो ऐसा लगता था कि वृंदा के मन में मेरे लिए प्यार ही प्यार है। मगर वो प्यार कैसा होगा ये नहीं पता था, बस ये था कि जिया साली का प्यार है, तो उससे आगे मैंने कभी सोचा नहीं। बाकी उसके बाद 89 से, शादी के बाद से 94 का फेज़ लगा लो, कि मेरे को याद है कि मैं रानी के साथ जब माउंट आबू गया था, तो कई जगह गए थे हम लोग, जिसमें सबसे पहला तो हमारा डेस्टिनेशन माउंट आबू का ही था। वहाँ होटल में रुके थे, उसके बाद हमने वहाँ पे ख़रीदारी वगैरह करी थी। तो दोस्तों 2 सूट लिए थे, एक मैंने अपनी बहन के लिए और एक लिए थे साली के लिए। तो मेरी वाइफ ने मतलब कि कहा कि कलर एक मैरून ले लिया था, एक ब्लैक ले लिया था। तो हम जब आए तो मैंने कहा कि अपनी बहन से कि भैया आप इसमें से कोई सूट पसंद कर लो। मेरी बहन उससे 1-2 साल बड़ी थी। तो दोस्तों जब उसको सूट दिया तो वो विकासपुरी में मेरे सास ससुर का एक मकान था, तो वहाँ हम गए थे। उनका एक मकान कोलबाग में था, एक सास ससुर का विकासपुरी में भी था, ग्राउंड और फर्स्ट था शायद, हाँ ग्राउंड फर्स्ट। तो वहाँ गए तो उसकी मम्मी और वृंदा थी वहाँ पर। उस वक्त वो 11वीं क्लास में थी शायद, अंदाज़ा मेरे को ऐसा ही है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो 89 की बात है, तो लगभग 90 में मैं गया हूँ स्टार्टिंग में। 89 के लास्ट में शादी हुई थी, तो सूट देने के बहाने गए, उसको देखने का मन तो मेरा भी करता था। दोस्तों उस वक्त वो जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी थी, शरीर उसका भर चुका था। और मैं जब उसके पास गया तो उसने आंखें भर के ऐसे देखा, वो सूट को पसंद किया उसने, क्योंकि मैंने तो अपनी पसंद का सूट मैरून ले लिया था। ब्लैक सूट उसने फिर हाथ के हाथ पहन कर दिखाया, मतलब कि कमरे में गई, जाके पहन कर आई। मेरा तो कलेजा ही मुँह को आ गया उसको देखकर। उसके देख के वो कहने लगी कैसा लग रहा है जी? ये तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारे पे तो चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर पे रंग के हिसाब से बड़ा अच्छा मैच कर रहा है। वो बहुत खुश हुई
उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि मैरून चाहिए कि ब्लैक चाहिए। उसने कहा जो उसने पसंद कर लिया सिस्टर ने आपकी, बाकी मुझे तो ये पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद जब उसके चेहरे की तरफ मैंने देखा तो आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा लगा, आकर्षण सा। पहली बार मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं कहा है क्या पता इस लड़की के साथ लिपटने का, इसको चूमने का, इसके साथ कुछ करने का मौका मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। ये पहला ख्याल मेरे दिमाग में तभी आ गया था 90 के अंदर। तो कहने का मतलब शैतानी ख्याल तो मेरे दिमाग में आ चुका था, क्योंकि जिस तरह से वो रिस्पॉन्स करती थी, जिस तरह से वो एक एक चीज़ पर उछलती थी, प्यार भरी निगाहों से देखती थी, आदर सत्कार करती थी, वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गहराई से असर करती थी और एक उल्टा ही असर हो जाता था। शायद वो भी समझती होगी, लड़की थी, फिर जवानी की दहलीज पे कदम रख ही चुकी थी। अब आप ये लगा लीजिए कि 89 में वो 11वीं में मतलब एक बार फेल हो चुकी थी, तो इसलिए पढ़ाई का भी थोड़ा उसको साधन बनाना था। मेरे सास ससुर कहते थे इसको आप पढ़ाया करो, क्योंकि मेरी पत्नी रानी से मैंने विचार विमर्श किया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह कभी कभार पढ़ाता था बच्चों को, ये मेरी शुरू से आदत थी। तो जब मेरी सगाई हो चुकी थी उस वक्त भी मैं 2-3 ट्यूशन लेता था, तो आदत तो थी पढ़ाने की मेरे को, बचपन से भाई बहनों को पढ़ा रहा था। अब ये ट्यूशन भी मैं बोर्ड डाला हुआ था, वहाँ पे 3-4 स्टूडेंट आते थे मेरे पास, छोटी क्लासों के, 9वीं तक के, 10वीं तक के। एक बोर्ड भी लगा रखा था, ग्राउंड फ्लोर पे मैं पढ़ा लेता था। ख्याल रखने के लिए घर में बहू चाहिए थी, तो मुझे अपना फ़र्ज भी निभाना था, घर में बड़ा था। बाकी 2 भाई थे, वो अभी नौकरी वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, एक पढ़ रहा था। तो कहने का मतलब पूरे घर में एक औरत आई थी, और फिर रानी ने सबके दिलों पे राज भी कर लिया था और एक तरह से सबकी चेती भी बन गई थी। तो और मेरे साथ तो उसका संबंध बहुत ही प्यारा था, और फिर उसको ऐसा लगता भी था कि ये आदमी इतना शरीफ दिखता है लेकिन ये शरारती कितना। तो बस वही बात थी कि मैं 1 मैन आर्मी था, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी औरत से, किसी लड़की से संबंध रखा नहीं था। सारा संबंध मेरा रानी पे चलता था, तो वो उस बात को अच्छा समझती थी। फिर वो जब हनीमून पे हम गए थे तो उसे पता था कि 2-3 दिन तक ये कर नहीं पाया था, परेशान था। तो उसे इस बात का भी एहसास था कि इस बंदे ने कभी ज़िंदगी में किसी औरत को टच नहीं किया, किसी के साथ संभोग नहीं किया। वो यही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उसे ये कंफर्म था कि भाई मैं जिस तरह से हूँ वो सामने हूँ, सीधा हूँ, सच्चा हूँ, जो भी हूँ। और यही आदतें मेरी जो हैं मेरी साली के दिल पे धीरे धीरे असर कर गई, क्योंकि वो घर में उपेक्षित रहती थी। माँ बाप भी इज्जत नहीं करते थे, भाई दो थे, वो भी इज्जत नहीं करते थे, और थोड़ी वो पढ़ाई में वीक थी, तो इस वजह से भी लोग उसके साथ थोड़ा सा उपेक्षा वाला व्यवहार करते थे। वो उपेक्षा मैं नहीं करता था, मुझे वो अच्छी लगती थी, और मुझे उसके दिनचर्या, उसके काम काज, उसका सलीके से सफाई वगैरह करना, रोटी बनाना, चाय बनाना और दुनिया भर के घरेलू काम वो करती थी, तो मुझे उसमें एक सुगढ़ता दिखती थी, उसके हर चीज़ में एक स्टाइल दिखता था। क्या पता वो मेरी देखने का नजरिया था या वो थी ऐसी, मुझे तो आज भी वैसी लगती है। मैं तो उसे आज भी देवी मानता हूँ। बाकी दोस्तों, पहला शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हाय इसके लिपट जाऊँ, इसके बदन को चूम लूँ, या इसके बदन के जो उभार हैं उनको मैं दबा दूँ, या मतलब दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाता था कि जैसे कि मेरा तो दोस्तों प्यार करने का स्टाइल शुरू से ही जैसे वाइफ के साथ रहा या किसी के साथ फिरा, तो मैं सीधा गले पे हाथ मारता हूँ दोस्तों। ये नौटंकीबाजी नहीं करता, ये टचिंग वचिंग ज़्यादा नहीं करता, मैं सीधा गले पे, तिकोन पे हाथ मारता हूँ। तिकोन समझ रहे हैं ना आप? तो जैसे कि सीधा मैं माल पे, गले पे हाथ मारने में यकीन करता हूँ, मैं बेजगारी गिनने में यकीन नहीं करता, और मैं धीरे से अपने काम पे लग जाता हूँ, मेन मुद्दे पे भी आ जाता हूँ, और फटाफट मैं अपना काम निपटाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं उसमें नौटंकीबाजी करूँ। हाँ, थोड़ा बहुत फोर प्ले करने की आदत होती है, लेकिन वो इतना भी नहीं होता लंबा कि मतलब आदमी का उत्साह ही ठंडा हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों कि वृंदा का फेज पहला मैंने बताया आपको, शादी से पहले 87 से 89, जैसे कि वो बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही
सुगढ़तापूर्ण, बहुत ही प्यारा। जब उसको छोड़ने जाता था घर गली के कोने तक तो वो कहती थी आओ घर चलते हैं। मैं कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि शादी भी हुई नहीं ना। उसके बाद गली के कोने तक छोड़ के आता था उसको। कभी पैदल ही जाना होता था, उस वक्त तो स्कूटर वगैरह था नहीं मेरे पास, टू व्हीलर वगैरह, तो पैदल पैदल जाते थे। कभी रास्ते में कोई शरारती तब तो मिलते थे तो वो इधर से सहम जाती थी तो मैं उसे साइड में कर लेता था। तो वो हैरान होती थी देख कर कि ये आदमी किस तरह से संभलता है, किस तरह से लिम्का वगैरह पीती थी, कभी रास्ते में क्या कभी क्या, बातें करती 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 उसका मुँह ही नहीं थकता था बातें करते करते। और बड़ी प्यारी लगती थी, आंखें बड़ी आकर्षक वाली थी, बदन भी लचीला था, बहुत प्यारी, एक लचकती हुई शाख की तरह लगती थी जिस पे फल लग जाते हैं और शाख थोड़ी झुक जाती है। वो इसी तरह की झुकी हुई शाख थी, वो मुझ पे झुकती चली जा रही थी, मेरे मन द्वार पर दस्तक देती चली जा रही थी। दोस्तों थोड़ा सा मैं संयमी हूँ, आदर्शवादी हूँ। कई जगह ऐसे मौके आए जब मुझे लगा वो इशारा कर रही है, मगर मैंने उस इशारे को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। कई बार वो सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती थी, कहती कि आप भी आ जाओ ना। तो मैं सोचता था कि मैं सीढ़ी से निकलूं कैसे, वो तो खड़ी है बीच में, तो सीढ़ी छोटी है तो मैं जाऊंगा तो वो टचिंग हो जाएगी, तो मैं वहाँ से इग्नोर करके मार जाता था। तो वो समझ जाती थी कि ये आदमी इसलिए नहीं आ रहा कि सीढ़ी छोटी है और मैं बीच में खड़ी हूँ। तो वो भी कई बार इशारे करती थी, बात करती थी, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कुछ भी नहीं हुआ और मैं आगे बढ़कर इसके दिलो दिमाग पर कोई गलत आदमी की छवि डालूँ, वो मुझे गलत लगता था। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर शादी के बाद जब उसे सूट दिया, उसे छोटे मोटे गिफ्ट दिए, बर्थडे वगैरह आता था तो मैं उससे छल कपट करके क्या कहता था कि एक लड़की है उसका 2 महीने बाद यार बर्थडे आ रहा है। तो वो सोचती थी कि बर्थडे तो उसका आ रहा है, तो वो सोचती थी मन ही मन कि आए मेरे बर्थडे याद नहीं है इनको जिया जी को। तो मैं उसे बहाने से कहता था यार मेरे ऑफिस में एक बंदा पढ़ता है, उसकी एक बहन है छोटी यार, वो मुझे भाई मानती है, तो ऐसा ना कि उसके लिए कोई गिफ्ट ला दे यार। तो उसे कहती थी कितने तक का ला दूँ, तो मैं उसे देता था 200-300 रुपये। मैं कहा 200-300 का अच्छा तो गिफ्ट ला दियो। जब वो गिफ्ट लाती थी मैं कहता था ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत हल्का गिफ्ट ले आई। तो वो लड़की ऐसी छोटी है थोड़ी है, वो तो शहजादी है, वो तो बहुत बड़ी प्यारी सी लड़की है, ऐसे थोड़ी होता है ये गिफ्ट, ये शादी के बाद की बात है दोस्तों। तो वो कहती थी मेरे को आपको पहले बताना चाहिए था, इतना महंगा गिफ्ट लाना है, वो ऐसी है वैसी है। तो उसके मन में ये उदासी आती थी कि यार मेरा बर्थडे याद नहीं है और ये दूसरी लड़की को बहन मानता है या जो भी मानता है उसके लिए गिफ्ट। फिर उसके बाद जब वो लहराता वो ढंग का गिफ्ट लाती थी, फिर बाद में जब मैं उसके बर्थडे पर उसी को वो उसका पैक करके गिफ्ट देता था, वो अंदर खोल के देखती थी, पता चलता था उसी के हाथ का लाया हुआ गिफ्ट उसको मिला। तो इस तरह की शरारतें उसे बहुत पसंद आती थी। फिर कभी आइसक्रीम मंगाना, कभी डोसा मंगाना, कभी क्या मंगाना, कभी फ्रूट जूस, ये सब बातें। उस वक्त ऑनलाइन चीज़ें कभी मिलती थी, थोड़ी बहुत बस भाग के लेकर आनी होती थी, पैदल ही जाना होता था, तो इस बातों को बड़ा अच्छा मानती थी। बाकी कुल मिला के दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वक्त बीता। और उसके बाद फेज़ जो मैं दूसरा बताऊँ 89 से 94 का, इनमें छोटी छोटी शरारतें होती थी। फिर 90 में बाबूजी ने मुझे स्कूटर दे दिया था लेके मेरी पहली सालगिरह पर। तो उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी ने जब स्कूटर दिया तो धीरे धीरे मैं चलाना सीख गया, एक आध बार गिरा भी उससे। फिर बाद में जब मैं उसको वृंदा को कई बार छोड़ने जाता था तो वो कहती थी स्कूटर चलाना नहीं आता क्या आपको? तो मैं कहा आता तो है लेकिन कहीं गिर ना जाए, मैंने कभी बिठाया नहीं दे, कभी वाइफ को भी नहीं बिठाया, रानी को, तेरी बहन को। तो वो कहती थी चलो ना मैं बैठती हूँ आपके साथ। तो मैं उसको बिठा के 1-2 बार ले गए तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सरसराती हुई बैठती थी, थोड़ी टचिंग हो जाती थी। तो धीरे धीरे शरारतें करने का मन करता था, तो कई बार मैं उसे कह भी देता था कि यार तू ऐसे बैठी है गिर जाएगी, ध्यान से बैठना, थोड़ा तो सरक जा मेरे पास। तो वो समझ तो जाती थी कि शरारत मन में आ रही है, लेकिन वो इस बात का ज़्यादा मूल्य नहीं देती थी। और बाकी फिर धीरे क्या हुआ कि वाइफ ने, रानी ने सोचा कि मैं जैसे उसके स्कूल कॉलेज की बातों में इंटरेस्ट लेता था, उसे पढ़ाता भी था, तो उसने सोचा कि कभी कोई काम हो, एडमिशन का हो या पेपर का हो या कोई कागज़ निकालना हो तो ये साथ चले जाएंगे। तो वो मेरे साथ ही भेजती थी, क्योंकि दोनों जो साले थे वो मेरे निकम्मे थे। उनके घर में स्कूटर था नहीं, मेरे घर पास स्कूटर था, तो इसलिए फ़ायदा हो जाता था।
तो वो बैठ के चलती थी मेरे साथ, तो कभी कोई शरारत वाली बात हुई नहीं। लेकिन हाँ ये है कि ये 89 से लेके 94 तक बीच बीच में कुछ बातें ऐसी होती रहीं। जैसे कभी मैं जा रहा हूँ तो उसने बोला कि फ़ोन करोगे आप मेरे को, तो मैंने कहा हाँ मैं फ़ोन कर लूँगा, फ़ोन करने में क्या दिक्कत है। लैंडलाइन नंबर होता था ना मेरे पास भी उनके पास भी। तो उन्होंने जैसे फ़ोन किया मेरे को वृंदा ने, तो गप्पे मारने लगी फ़ोन पे। तो रानी के बार पूछती थी कौन है, मैं कहा वृंदा है। तो बोली अभी तो आप वहीं से करा रहे हो, फिर भी ये फ़ोन कर रही है, पागल तो नहीं है। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरा काम होगा या उसे कुछ पूछना होगा। तो इस तरह से हम बातें करते थे, उसे बातें करना अच्छा लगता था, मैं भी लंबी लंबी हाँकता था। अच्छा एक बार इशारा ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कहा उससे कि वृंदा मैं आना तो चाहता था यार, मगर घर पे कोई भी नहीं है तेरे, तो मैं भी क्या करूँगा आके, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहने लगी यही तो मौका है, आ जाओ। तो मैं हैरान था कि मैंने कहा उसने ये बात बोली क्यों है, मौका है कि कोई है नहीं। तो मैंने को बड़ा अजीब सा लगा ये सोचकर कि ये लड़की होने के बावजूद भी इतना बोल्ड बोल रही है, मगर मैं उसकी उन बोल्ड बातों को नज़रअंदाज कर गया, फ़ायदा नहीं उठाया कभी। फिर उसके बाद जैसे कभी गया मैं घर पे, वो कोई था नहीं, आड़ी तिरछी वो लेटी होती थी, अंग प्रत्यंग उसके दिख रहे होते थे, खासतौर पर गोले उसके झलक जाते थे, और माल्टा जैसे गोले उसके जो है वो मेरे को एकदम से घुंडियाँ भी दिख जाती थी। तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे माल्टे पे किसी ने अंगूर के भूरे अंगूर के वो दाने रखे हों, बड़ा बेहतरीन लगता था। लेकिन मैं फिर उसे जब कहता था अरे आड़ी तिरछी होकर मत बैठा कर, सीधी बैठा कर, तो वो समझ तो जाती थी कि ये आदमी पंगा लेगा नहीं। लेकिन जब वो सीधी बैठी थी आलती पलती मार कर, तो फिर मैं कहता किताब ऐसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, ऐसी नहीं समझी नहीं तो आड़ी तिरछी मत लेटा कर। तो वो समझ जाती थी कि ये आदमी मन से चाहे कैसा ही है, लेकिन आदर्श का चोला इसने ओढ़ा हुआ है। तो वो केवल सवालों के जवाब भी पूछती थी, जानबूझ के बेढंगे सवाल भी पूछती थी, मगर मैं उनको उन बेढंगे सवालों को टाल के आगे बढ़ जाता था। इस तरह से जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ या कोई मैगजीन पढ़ रहा हूँ, उसके घर पे जाके वो चाय लेकर आई और वो खड़ी है और मैं अपनी किताबों में लगा हुआ हूँ, किताब पढ़ने का मेरे को शौक था। तो वो एकदम से झल्ला कह देती थी कि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, आप किताबों में लगे हुए हो, क्या किताबों में ऐसा है क्या। तो मैं उससे कहता था अरे बैठना क्या बात है। तो क्या बैठूँ, मैं तो आधे घंटे से खड़ी हूँ चाय लेके, और आप चाय पिए जा रहे हो, मेरी तो देख तक भी नहीं रहे। तो बाद में उसने वो बात रानी को भी शिकायत करी कि ये ऊपर नीचे जो चाचा वगैरह रहते हैं उनके पास चले जाते हैं, वहाँ भी चाय पीते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं और मैं वेट करती रहती हूँ। तो एक बार रानी ने कहा कि आप ना उससे बहुत ज़्यादा उपेक्षा कर रहे हो, और वो घर में भी वैसे सबकी डांट खाती रहती है और आप भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं कहा ऐसा तो नहीं है, बोली एक ही साली है आपकी और आप उससे भी ऐसा व्यवहार करते हो, उससे बात भी नहीं करते, वो तो पागल हो जाती है आपसे बिना मिले। अब रानी को तो पता नहीं था कि वो पागलपन किस तरह का चल रहा है। रानी भी भूली थी और उसे अपनी बहन पे पूरा एतबार था, अपने पति पे तो एतबार था ही उसे, मगर ये था कि मैं और मेरी साली हम उसके दोनों एतबार से खेल रहे थे। तो इस तरह से उसने अपने मन की बात अपनी बहन को भी बता दी, माँ बाप से भी शिकायत करी कि जी मुझे इग्नोर करते हैं, वो ऊपर बैठे रहते हैं। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि उनके तीन चाचा थे, तो उनकी लड़कियां भी थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उनसे बात करना, फिर तीनों चाचाओं के पास जाके कभी चाय पिला रहा है, कोई डोसा खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है। तो इस तरह से हम बात करते रहते थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि उनकी बहनें, उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे और वो पढ़ाई में वृंदा कमज़ोर थी, तो इसलिए वो उपेक्षित रहती थी, कोई इसकी वैल्यू नहीं करता था। मगर उसके चाचा जो है, जैसे कि ग्राउंड फर्स्ट तो इनके पास था, मेरे सास ससुर के पास सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो तीनों चाचाओं के पास था। अलग अलग हिसाब से रहते थे, जाने की उनकी तैयारी थी। किसी ने रोहिणी में, किसी ने नोएडा में, किसी ने वसुंधरा में घर लिया हुआ था अपनी अपनी सोसाइटी का। मगर उनके जाने का प्रोग्राम जो था 1-2 साल का था अभी। बाकी वो लोग भी बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने भी बड़ा स्नेह से रखा था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पूरा मान सम्मान देते थे, मगर जाना पड़ता था मुझे तीनों घरों में, ऊपर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। लेकिन इस चक्कर में जो मेरी साली है वृंदा, वो पागल हो जाती थी ये सोच सोच कि मैं कब फ्री होऊंगा, कब फ्री होऊंगा। फिर आखिर में वो जल्ला जाती थी और कई बार तो वो
औंधी होके लेट जाती थी। मैं जब पहुंचता था कमरे में तो पता चलता था कि वो लेटी हुई है। वो जानबूझ के फिर भी नहीं उठती थी, ऐसे पोज बना के लेटी रहती थी, जैसे कि वो चाहती होगी कोई उसे उठाए और मैं उसे झिझोड़ूं या उसके ऊपर हाथ रख कर उसको उठाने की कोशिश करूं। क्या पता उसके मन में क्या था क्या नहीं, लेकिन ये बातें तो क्या बता सकता हूँ। मगर कुल मिला के जब वह घर आती थी तो कई बार मैं कहता था, घर वाले कहते थे कि आज रुक जाओ आप, तो उसके माँ बाप इजाज़त नहीं देते थे, तो उसको दूरवासी हो जाती थी। फिर वो रिक्वेस्ट करती थी कि दीदी कह देगी तो घर पे मैं रुक जाऊंगी। तो जब वो रोकने के लिए हाँ हो जाती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी, उसका चेहरा खिल जाता था और मैं तो खैर खुश होता ही था अंदर अंदर। बाकी एक दो बार जब उसे इजाज़त नहीं मिली तो वो रोने लगती थी बुरी तरह से। एक बार तो मैं जो ऊपर वाले कमरे में गया, जो कमरा मेरा था बेडरूम का, तो देखा वो औंधी होके और लेटी रही और रोती रही, तो पूरा अंग प्रत्यंग उसका हिल रहा था। तो उस वक्त मेरा दिल तो किया कि उसके बालों को सहला दूं या उसके पीठ पे से हाथ फेरते हुए उसके नितंबों पे हाथ फेर लूं, मगर बस वो भी पता नहीं किस उम्मीद में लेटी ही रही। उसे पता था मैं आ गया हूँ। मैंने कहा भी क्यों रो रही हो, तो मगर वो भी चाहती होगी शायद कि मैं स्पर्श करूं या उसे बालों को सहलाऊं या उठाऊं, मगर वो वैसे ही लेटी रही। उसने एक बार भी उठने का उपक्रम नहीं किया। उसे पता था कोई दीदी तो अभी आएगी नहीं और किसी को पता भी नहीं, इसलिए वो ऊपर आकर रो रही थी कमरे में बिस्तर पे ही लेट कर। उस वक्त तो दिल मेरा बहुत किया कि उसको मैं बालों को सहला दूं। उसके बाल बहुत सुनहरी थे, अच्छे थे, और मेरे को लगा उसके नितंब जब रो रही थी तो उसका अंग प्रत्यंग हिल रहा था, तो मुझे सोचा बालों पे से हाथ फेरते हुए और धीरे से उसके नितंबों पे हाथ फेर दूं, इस बहाने इसके मन की भी पता चल जाएगी। मगर वो मन की मन में ही रह गए दोस्तों, मैं सोचता ही रह गया और वो भी कनखियों से देखती रही मेरे को कि क्या मैं क्या करता हूँ, लेकिन बस दिल ही नहीं किया। क्या बता उसका मन था नहीं था मुझे पता नहीं था, मगर डर तो लगता ही था। और अभी तक तो हमारा कुछ भी आदान प्रदान नहीं हुआ था, तो कहने का मतलब है कि दोस्तों अभी तो वो जो ऑटो में बैठकर मैंने चुमा लिया था वो प्रसंग तो अभी आया नहीं था, तो वो प्रसंग तो बाद में आया था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो ये 4 सालों की दास्तान दोस्तों दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ मैंने बताया सगाई से लेकर शादी तक का 87 से 89, उसके बाद 89 लगा लो या 90 लगा लो, 90 से लेकर 94 तक ये फेज़ हमारा चूहे बिल्ली का था, प्यार मोहब्बत का, लाला मजनू का, हीर रांझा का चलता ही रहा। कभी वो हीर बन जाती थी, कभी मैं रांझा बन जाता था, लेकिन हम दोनों कभी एक साथ हीर रांझा नहीं बन पाया। मतलब कि जब वो हीर होती थी मैं रांझा नहीं बन पाया, जब मैं रांझा होता था वो हीर नहीं बन पाई। आपस में चलता ही रहता था कुछ ना कुछ। दिवाली पे आती थी, दिए जलाती थी, बिल्कुल बगल में बैठ के, तो मेरा दिल करता था धीरे धीरे उसके गाल पे पप्पी ले लूँ। एक बार जैसे वो दिए जला रही थी ऊपर, तो मेरे घर में, तो मैं ऊपर गया, छोटी दिवाली को आती थी वो, मैं उससे कहता था कि आज तो छोटी दिवाली है, तो कहती थी हाँ क्या मतलब आपका। मैंने कहा आज छोटी की बारी है, कल बड़ी दिवाली। तो वो समझ तो जाती थी इशारा की छोटी होने के नाते ये मेरे पे लाइन मार रहा है, मगर वो लाइन मरवा लेती थी लाइन, लेकिन वो उससे आगे ना बढ़ती थी ना मुझे बढ़ने देती थी। एक बार दिवाली वाले दिन हम दिए जला रहे थे तो मेरा दिल कर गया, तो मैं उसके पास ही बैठा हुआ था। हल्की हल्की दिए की रोशनी में अंधेरा था, आंगन में वो जब ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के आंगन में लगा रही थी दिए, तो मैं बिल्कुल उसके मुंह के आसपास आ गया। अचानक ही उसने भी शायद हल्की ही आंखें मींच ली, वो भी चाहती थी मैं चूम लूँ उसको। इतने में ही रानी ऊपर आ गई। उसने देखा ये तो बिल्कुल ही पास पास बैठे हैं, तो वो घबरा गई एकदम से। उसने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कहा भाई दिए जला रहे हैं। फिर हम दोनों चौंक के खड़े हो गए और वो भी नशे से उतर गई। वृंदा भी समझ गई कि दीदी को शक हो गया है, और रानी भी समझ गई कि कुछ ना कुछ हो सकता था। शायद ये दोनों बिल्कुल ही पास पास बैठे हैं, क्या चक्कर है, एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हैं, क्योंकि आदतें अच्छी थी। उसे अपने पति पे भी पता था, बहन का भी पता था, तो रानी भी इस बात को समझती थी कि मेरे जैसे पति पर तो कोई भी लड़की मर जाएगी, तो आदर्शवादी है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा होता था, बड़ा स्टेटस और सिंबल होता था।
लेकिन कुल मिला के दोस्तों इस तरह की छोटी मोटी हरकतें चलती रहीं, सरसराते हुए कपड़ों की आवाज़ें और उसका नज़ाकत से स्टाइल से सर हिलाना, बात करना, बैठना उठना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता था। कभी कभी मैं कहता था उसे, और मेरी क्या नाम है, मीना कुमारी, क्योंकि मैं मीना कुमारी को पसंद करता था, तो वो भी मजाक में बोल देती है मेरे प्रदीप कुमार। तो कहने का मतलब उसे कभी लगता ही नहीं था कि कोई अजीब सी बात है। ताश पत्ते खेलते थे हम लोग सारे मिलकर। उस वक्त भी वो अपने हाथों से गोला बना के जिस तरह से इशारा करती थी, आँख को मीच कर, और जिस तरह से आँख मार देती थी, वो भी स्टाइल ऐसा लगता था, पता नहीं लगता था क्या हो रहा है। धीरे धीरे मन में उथल पुथल मच गई है, उसके लिए दिल में एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर, नरम कोना पैदा हो गया जो आज तक नहीं हट पाया। आज भी मुझसे देवी की तरह पूछता हूँ दोस्तों। अब वो भी मुझे देवता मानती है नहीं मानती, ये अलग बात है, वो सस्पेंस है, वो अलग से बताऊंगा उस कहानी का क्या अंजाम हो। लेकिन कुल मिला के दोस्तों दिमाग में एक ख्याल जब आया, विकासपुरी में जब वो खड़ी थी बिल्कुल वो पहन के सूट ज़बरदस्त, तब मुझे एक बार लगा कि आए क्या बात है, पूर्ण युवती के रूप में खड़ी थी सामने। 90 की बात जब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो समझ लो शादी के लगभग तुरंत बाद की बात है। अब 90 में मेरी शादी हुई, 25 साल का मैं था और 20 साल की मेरी वाइफ थी रानी, और उससे 20 साल में 4 साल और कम कर लो आप, तो 16 साल की थी उस वक्त वो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही करारी, बिल्कुल गजब की तरह। और बस जिसको देखकर दिल ललच जाए भोगने का, बस वो वाला मामला हो गया था दोस्तों। धीरे धीरे मेरी आदतें, मेरी बातें, मेरे स्टाइलों ने उस पर असर डाला। उसकी उपेक्षाओं के कारण, जो उसकी उपेक्षा पूरे समाज में, पूरे घरों में होती थी, उस वजह से वो मेरी तरफ आकर्षित हो गई। मैं इज्जत देता था, दुनिया इज्जत देती नहीं थी दोस्तों, बस वही वाली बात हो गई। उसके बाद तो दोस्तों वो स्कूटर पे भी जाती थी, हल्का सा हाथ भी थोड़ा सा टच हो जाता था। एक दो बार मैंने उसे कहा, मैं कहा ऐसे थोड़ी बैठते हैं स्कूटर पे, तो गलत बैठती है तुम। वो कहती थी क्या मतलब? मैंने कहा थोड़ा सा अपना छज्जा गिरा दिया करना। तो वो हैरान हो जाती थी सोच के छज्जा किसे कहते हैं। तो मैंने उससे इशारे से कहा, मैं छज्जा नहीं समझती, अरे छज्जे का मतलब उबली हुई चीज़। मैं कहा तेरे जो ये अंग प्रत्यंग इनको मेरे पे टिका देना। तो वो इतनी शर्मा जाती थी, लाल हो जाती थी शर्म से, मगर वो धीरे से थोड़ा सा सटा देती थी, ज़्यादा नहीं सटाती थी, बहुत थोड़ा थोड़ा करके सटाती थी। उसके अलावा एक दो बार मैं उसे पार्क वगैरह में भी ले गया। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा बड़ा अच्छा पार्क महावीर गार्डन, यहाँ चलते हैं। वहाँ वो चली, लेकिन वो जब उसने देखा वहाँ पे जोड़े बैठे हुए चूमा चाटी कर रहे हैं, एक दूसरे लिपटे हुए, वो घबरा गई, कांटों में उसका दामन उलझ गया। वो मैंने छुड़ाया, फिर मैंने उससे कहा क्या हुआ? तो बोले नहीं यार चलो, घबराहट हो रही है। तो जब उसने देखा घबराहट हो रही है, तो मैंने वापस कहा, मैं कहा चलो फिर चलते हैं। उसका दामन उलझ गया कांटों में, वो छुड़ाया, मगर वो समझ गई कि जब मैंने मना किया तो ये मान गया। इसका मतलब ये आदमी इतना बेशर्म नहीं है, इतना जिद्दी नहीं है। उसे पता नहीं था महावीर गार्डन में क्या होता है, बुद्धा गार्डन में क्या होता है। मैं बुद्धा गार्डन तो लेके नहीं गया। खैर बुद्धा गार्डन के किस्से में सुनता था कि वहाँ पे जोड़ों को पकड़ लिया जाता है, उनके साथ रेप हो जाता है, फलाना हो जाता है। तो मैं तो उसे महावीर गार्डन ले गया था, मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि भाई आप महावीर ले जाओ। चिरंजीवी ने बताया था एक्चुअली, वो तो घूमना फिरना वेश्यावृत्ति सभी में पारंगत था ना, मैं इन चीज़ों से अलग था। तो उसने बताया था घूमने फिरने कभी जाना तो नेहरू पार्क है, महावीर गार्डन है, बुद्धा गार्डन। तो महावीर गार्डन मेरे को सेफ लगा, वहाँ स्कूटर खड़ा करके मेन रोड पे 2 लाखों के पास ही है। मगर वहाँ मैंने भी माहौल देखा तो मुझे माहौल ऐसा लगा थोड़ा सा। एक बार उसे होजकास ले गया, मगर वो हम घूम घाम के आगे, क्योंकि मेरी हिम्मत उसका हाथ पकड़ने तक की नहीं होती थी। हाथ पकड़ लेता था तो वो मना भी नहीं करती थी, मगर खाली हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाते थे। और खाना वाना खाया, लिमका पी, कोई नाश्ता किया, बस यही सब कवर कराते हुए हम वापस आए थे। लॉन्ग रूट पे ड्राइव करने की आदत थी उसको, स्कूटर पे, चेतक पे, और वो मेरे साथ बैठ भी जाती थी। उसको अच्छा लगता था घूमना फिरना, क्योंकि उसके घर में उसकी इज्जत नहीं थी, ना कोई घूमने फिरने का साधन था। रानी को वो समझा देती थी कि मैं जी घूमने जा रही हूँ, तो वो मान भी जाती थी, बहाना हो जाता था। कभी इंस्टीट्यूट जाना है, कभी स्कूल जाना है, कभी कॉलेज जाना है, कभी कहाँ जाना है, मतलब दुनिया भर की बातें। और इतने किस्से थे, पुरानी बातें हैं, 35 साल 30 साल पुरानी। तो अब एक एक डेट, एक एक
इवेंट तो याद नहीं है, लेकिन ये कुल मिलाकर कि उसको जो भी काम पड़ता था वो हमेशा मुझे बोलती थी, रानी से बोलती थी। तो रानी भी कहती थी कि आज फलाना काम है, वृंदा को ढिमका काम है, वो तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटा साला कॉलेज जाता था, दयाल सिंह कॉलेज, उसको मैंने एडमिशन कराया था। और बड़ा साला जो है वो अपना पढ़ाई में थोड़ा वीक था, तो उसने पूसा से कोई कोर्स किया था जिसमें वो बेसिक इंजीनियरिंग वगैरह रेडियो इंजीनियरिंग की सीखते थे। वो रेडियो का मैकेनिक बना हुआ था, अच्छा मैकेनिक बना हुआ था ITI से, पूसा के पास ही जो ITI वहाँ से किया था उसने। अब उसके बाद क्या नाम है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह में ही लगा रहता था। बाकी वाइफ के साथ भी मेरा अच्छा चल रहा था मामला, क्योंकि जब हम हनीमून मनाने गए थे तो उसने बहुत कोऑपरेट किया था, ये सोच कर कि भाई इसको कोई नॉलेज नहीं है और उसको खुद कुछ नहीं पता था, तो वो भी परेशान थी, तो उसको भी नॉलेज नहीं थी कि क्या करना होता है, कहाँ डालना होता है, क्या करना होता है। जबकि मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो 2 दोस्त मेरे थे, शैतान थे, एक संजीव नाम का था, एक दिनेश नाम का। उन दोनों से मैंने पूछा था, मुझे भी याद जब मैं कार्ड देने गया, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, मुझे बताओ यार। तो उन्होंने ये कह दिया कि अरे यार कुछ नहीं होता, आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज हैं, वो तो अपने आप डाल लेती हैं। तो मैं इस बात से घबरा गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बाद में उन लोगों से मेरी बात हुई, बाद में वो भी बहुत हंसे ये सोचकर कि वाकई मैं इतना बेवकूफ़ था। तो वो समझे शायद मैं बेवकूफ़ भी बनने का नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें से संजीव ने बताया कि उसको तो 15-16 साल की उम्र में तजुर्बा हो गया था सेक्स का। कोई पड़ोस में लड़की थी उससे बड़ी उम्र की, वो सेक्स करा गई थी उसको। बाकी दूसरा दिनेश था, वो संजीव के थ्रू दोस्त बना था, अभी 3-4 साल पुराना। वो समझने लगा शायद मजाक कर रहा है, क्योंकि MCD के JEE इंजीनियर जो होते हैं, जब जूनियर इंजीनियर ज़्यादा बदनाम होते हैं होटलों में कमरा बुक कराने के, सेक्स करने के, वेश्यावृत्ति करने के। मैं था नहीं उस लाइन का, तो क्या करता। बाकी ये बात तो सारी दुनिया को पता थी, मेरी रानी को पता थी, मेरी वृंदा को पता थी, मेरे घर में मेरे माँ बाप को पता थी, भाई बहनों को सबको पता थी। उनके लिए तो मैं आदर्श राम था। बाकी राम के मन में अब सीता के अलावा कोई विचार आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। तो बाकी पहले फेज की चुगलबाजी अगर कुछ बताऊं तो उसमें रानी के साथ भी मेरी थोड़ी खटपट हुई, क्योंकि नौकरी वो करती थी। शादी के बाद जैसे विचार हुआ था कि नौकरी वो नहीं करेगी, SSC के थ्रू उसी जॉब लग गई थी DDSLM में, LDC की। पढ़ने में जहीन थी, अच्छी थी, और 11वीं-12वीं में तो अच्छे नंबर थे उसके, लेकिन उसके 40.11% नंबर आए थे ग्रेजुएशन में। जानकी देवी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया था, जो करोलबाग में ही था, गंगाराम हॉस्पिटल के पास। लेकिन पढ़ाई में तो उसका मन इसलिए नहीं लगा था कि उस वक्त वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी जब सगाई हुई, फाइनल ईयर तक उसकी शादी हुई। तो उसका दिमाग भी, लास्ट के 1.5 साल में मुलाकातें हुई थी हमारी, उस मुलाकातों में वृंदा भी उसके साथ आती थी 1-2 बार। तो वृंदा आती थी, बोलता था कि यहाँ रावण बहुत हैं, ऑटो में चलेंगे। वो कहती थी यही बस में चलते हैं, सीधी बस जाती है। मादीपुर जाना होता था उनको, मादीपुर में नानी का घर भी था, मगर मैं फिर कहता था नहीं ऑटो में चलेंगे। तो ये नहीं पता है अब दुनिया पर के रावण होते हैं। तब वो इन चीज़ों को समझती नहीं थी, छोटी थी ना। अब वो उसके बाद बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद उसको मेरी बातें अच्छी लगने लगी। तो पहले फेज की चुगलबाजी यही थी दोस्तों, कि रानी से भी जब खटपट होती थी तो वो समझ जाती थी वृंदा ये रानी से किस बात पे खटपट हुई है। फिर रानी ने आखिरकार वो मेरे दबाव में आके वो नौकरी छोड़ी, और मेरी शादी के बाद, हमारी शादी के बाद वो नौकरी पे जाना उसने बंद किया। ऑफिस से भी लोग आए थे शादी में, नीली साड़ी उसको दे गए थे। और उसके अलावा मेरा मन खट्टा सा भी था। 2-3 साल तक मेरी ससुराल वालों से और रानी से खटपट रही। इस बीच थोड़ा सा खिंचाव हो गया था, जिस खिंचाव को वृंदा की मीठी मीठी बातों ने, उसकी भोली भाली सूरत ने पूरा किया। जैसे कभी मैं बोल देता था कि रानी बात नहीं कर रही, तो कहती कोई बात नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मैं सुनूंगी ना। मैं कहा मेरी कोई बात नहीं सुनता, मुझे अपनी मम्मी बीमार रहती है, उसकी देखभाल के लिए घर में एक बहू चाहिए थी, बीवी तो चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपनी पसंद से शादी की है, अरेंज मैरिज की है, तो उसमें थोड़ा बहुत उनको भी अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा माँ बाप के कहने में था। मम्मी हमारी थोड़ी ज़्यादा हट धर्मी थी और ज़िद्दी थी, और थोड़ी लालची भी थी पैसों की और हर चीज़ की। वो दहेज में आसमान से संतुष्ट नहीं थी। मेरे दिमाग में 1% भी थी ये बात।
मगर रानी को प्रताड़ित करने में थोड़ा सा मेरा भी हाथ रहा, मैं उससे खिंचा खिंचा रहने लगा। इसी बीच वृंदा के मीठे व्यवहार ने, उसकी अदाओं ने मुझ पर थोड़ा सा खिंचाव पैदा किया, लगाव पैदा किया। खिंचाव मैं गलत भूल गया, लगाव पैदा किया। खिंचाव का उल्टा होता है लगाव। तो बाकी दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि 3 साल की जो फर्स्ट फेज का मेरा 89 से 87 से 89 था, उसमें तो अट्रैक्शन हो ही गया था, मगर उस अट्रैक्शन में कोई गंदगी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन 89 से 94 का जो अट्रैक्शन था, धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे वो घातक होता चला गया। उस वक्त गाने आए थे साजन फिल्म के, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तो तुमसे करता है। उसके अलावा और दुनिया भर के गाने आए थे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। इस तरह गाने चलते रहते, बजते रहते थे। दिल दिल है शीशा तो नहीं, एक ठेस लगी और टूट गया। पता नहीं दुनिया भर के शब्बीर कुमार के और इनके गाने आते रहते थे, कुमार सानू के और सोनू निगम के, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाने के वगैरह के बहुत अच्छे लगते थे, वो हम सुनते थे। उसको वृंदा को भी गानों का बहुत शौक था, वो आते कोई ना कोई गाना लगाती थी। मेरे पर टेप रिकॉर्डर होते थे और VCR वगैरह होते थे, उस पर हम फिल्में देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और कभी कभी जैसे शरारतें भी मैं कर लेता था, लाइट गई तो मैं थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगा देता था, टचिंग कर देता था कुछ। कभी जैसे कोई फिल्म चल रही है, एक फिल्म आई थी मुझे अच्छी तरह याद है, अजय देवगन की जान, तो मैं सबके सामने जैसे बोल दिया जान फिल्म बहुत प्यारी है, जान में उसमें गैप दे दिया तो उससे वो समझ गई कि मैंने क्या इशारा किया है। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती की दाता फिल्म दिखाई उसको, कई फिल्में दिखाता था, अच्छी लगती थी उसको। वो शायद उन फिल्मों को हीरो में मुझे ही देखती थी और मैं हीरोइनों में उसे ही देखता था। तो धीरे धीरे हमारी 4 साल में चुलवाई चली, टचिंग चली, आंखों आंखों में एक दूसरे को निगलते थे, सारी बातें होती थी। कुल मिला के दोस्तों 94 में वो बांध टूटा। उससे पहले थोड़ा थोड़ा मैं क्या करता था कि उसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कोशिश कराता था। 94 से पहले समझ लो कि 93 में क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे क्या किया कि उसको टचिंग तो मैंने करना शुरू कर ही दिया था, वो भी एतराज़ नहीं करती थी। अब मैंने क्या किया कि एक दिन उसका हाथ लेके ना अपनी पैंट की जेब में डाल दिया, तो उसको हार्डनेस फील हुई, तो उसने लिंक को थोड़ा सा टच किया, फिर वो उसको दबाने लगी जेब में हाथ डाल के, पैंट की जेब में। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि पैंट की जेब की जिप खोल दी, पैंट की जिप खोल दी और उसके अंदर हाथ दूसरा डलवा दिया। उसके ठंडे ठंडे हाथ जब गरम गरम सलाख से टकराए तो उसको एकदम से बड़ा मीठा एहसास हुआ होगा, और मुझे तो खैर एकदम से मैं तो दहल गया और मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया। फिर उसने हाथों से उसको अंदर ही अंदर मसला शुरू किया, थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे, और उस तरह खेलने लगी। धीरे धीरे मैं उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करता रहा। धीरे धीरे आदर्शवाद का चोला उतरता रहा, नंगे नाच होते रहे वासना के। और धीरे धीरे मैं समझ गया कि उसको टचिंग से और चुंबन से और किसी और चीज़ से दिक्कत नहीं है, बल्कि अब वो तड़पने लगी मेरे दीदार के लिए बहुत ज़्यादा। उस पर इतना असर होने लगा कि कभी कभी मैं उकता भी जाता, क्योंकि मैं आदी नहीं था इन चीज़ों का। धीरे धीरे रानी भी समझने लगी कि कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि वृंदा की बातों से भी महसूस होता था कि जीजा जी घर पे हैं क्या, तो वो मेरे से ही बात करना चाहती थी, किसी से बात करती नहीं थी, ना अपनी दीदी से करती थी। अब धीरे धीरे मैं जब वृंदा के घर जाने लगा तो वो जाते ही जिप खोल देती थी और जिप के अंदर हाथ डाल के धीरे धीरे सहलाती थी। कभी सीने के बालों को सहलाती थी, कभी कानों के पास आके चुम्मी करती थी, कभी मैं बैठा बैठा पढ़ रहा होता था, झटक से आगे चुम्मी ले जाती थी और वो जला जाती थी। कई बार मैं किताबें पढ़ता था, फिर हम पार्क वगैरह में घूमने जाते थे तो वहाँ किसी का पढ़ा हुआ अखबार मैं बैठ के पढ़ रहा होता था, वो मेरे पास आके बोलती थी यहाँ अखबार पढ़ने आए हो क्या, नेहरू पार्क की बात है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। फिर मैंने उसके कानों के पास देखा, उसके कानों के बूंदों की परछाई उसके गाल पे बन रही थी। मैंने कहा बड़ी प्यारी लग रही है, और मैंने जाकर उसकी चुम्मी ले ली। फिर हम एक कोने में बैठे, वहाँ हमने क्या नाम एक दूसरे के गले लिपट गए। इतने में पुलिस वाला आ गया, कहने लगा यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलता, चलो थाने। उसे 50 रुपये दे के मैंने पिंड छुड़ाया। फिर वहाँ घास वाला आ गया, वो घास छिलता फिर उसको मैंने जाके उसके डोले नापे, उसको मैंने कहा, मैं कहा भाई बहुत बढ़िया। इस तरह ताना मारता हूँ मैं उसको निकल गया। तो
वृंदा ये सब चीज़ें देखती थी तो उसे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं किस तरह टैकल कर रहा हूँ इन चीज़ों को। धीरे धीरे उसके दोनों गोलाइयों को मैं बगल में बैठा हुआ मसल देता था और फिर धीरे धीरे उसकी टिप्स हार्ड हो जाती थी, घुंडियाँ, और उसके दोनों क्या नाम उरोजों को, वक्षस्थल को मैं मसलता बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता था उसको। उसके बाद उसके चुम्बन उम्बन झाड़ता था, फिर आधा एक घंटा चुम्मियाँ और उसकी बगल में सब कुछ छेड़ के सब करता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे था कभी अंदर ले जाना, कभी उसके तिकोन पे ले जाना, योनि द्वार पर, कभी उसके गोलाइयों को दबा दबा के ठंड में मैं बहुत बुरा हाल कर देता था और अच्छी तरह दबाता था, बहुत अच्छी मेहनत करता था। इस बात में मैं पारंगत था, ये मेरे को रानी से सर्टिफिकेट मिल चुका था। तो उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे दबा के बहुत बढ़िया कर देता था, लाल हो जाते थे उसके, और हाथ में बगल से इस तरह से करता था कि लोग समझते थे हम बेंच पे बैठे हुए, मगर सारे ही वहाँ पे शरारतें कर रहे होते थे। ख़ास तौर पे लोधी रोड पे जो नेहरू पार्क है वहीं जाते थे हम, लोधी रोड भी गए, वहीं पे क्या नाम है पुलिस वाले ने मैं पकड़ लिया था, लोधी रोड पे पास में ही है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों पे जगह पे जाने की आदत हो गई थी। लोधी रोड जाते थे, ज़्यादातर नेहरू पार्क जाते थे, स्कूटर ही होता था उस वक्त दोस्तों, पार्किंग में लगाया स्कूटर। उसके बाद हम बैठ गए वहाँ पे। एक बार हिंजड़ी में आ गए थे, वो कहने लगे जी जोड़ी सलामत रहे, आपका बच्चा कलेक्टर है। वो रानी तो थी नहीं जो ये बात सुन के हंसती, ये तो थी वृंदा, तो वो शर्मा गई। फिर वो कहने लगे हिंजड़े कि लाओ जी लाओ, बधाई दो। तो उन्होंने, मैंने जैसे ही जेब से 20 रुपये निकाले तो उन्होंने कहा इसको तो रखो अपने घंटे पर। तो बाद में वो पूछने लगी वृंदा कि ये क्या बोल गई। मैंने कहा यार 1 घंटा बोल गई। बोली क्या मतलब होता है इसका। मैं कहा घंटा ही होता है कि इसको घंटा कहते हैं ये लोग। वो भी शर्मा गई बुरी तरह से। तो वैसे तो उसे पता था क्या कहते हैं इसको, क्योंकि मैं कई बार मुँह से लफ्ज़ निकाल चुका था। अब बोलूँगा तो यूट्यूब वालों को मिर्चें लग जाएंगी। बड़े बहनचोद होते हैं यूट्यूब वाले, हरामजादे होते हैं एक नंबर के। अगर ये सुनेंगे ना तो अच्छा है, बहनचोद उनको हर वीडियो में गाली देने का मैं उपक्रम करूँगा। बड़े बहनचोद और बड़े कुत्ते हरामी होते हैं, हरामजादे होते हैं एक नंबर के यूट्यूब वाले। ये पूरी टीम ही इनकी रंडियों की टीम है, दल्ले हैं बहनचोद ये। और इनके जो ये यूट्यूब है ना, ये खुद बहनचोद ब्रोथल की मैं ये सारा दल्ला है बहनचोद, सबसे बड़ा दल्ला जिसे कहते हैं पिंप। अरे हिंजड़े बहनचोद ये हरामजादे, ये 20 रुपये में कुछ नहीं होते बहनचोद। खैर चलो हमने 50 दे दिए, क्या आफत आ गई, लेकिन मौज तो पूरी ले ली ना। उसके अलावा इस तरह की चोलबाजियाँ होती रही। 89 से 94 का सेकंड फेज़ बता रहा हूँ दोस्तों। थर्ड फेज़ में घुसने से पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा। 94 का क्लाइमैक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओरल सेक्स मुख में उनका करा दिया था उससे, वृंदा से, और गट करके पूरा पी गई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग मैंने की थी, धीरे धीरे स्पर्श कराया उसको, हार्डनेस चेक कराई, जेब में हाथ डलवाया, फिर जिप में हाथ डलवाया, फिर उसने खुद अपने आप ही आती थी, जिप खोल लेती थी। फिर कभी कभी क्या होता था कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैंने जैसे पूरा अपना लिंक खोल लिया और पैंट नीचे करी, वो आगे मेरे लिंक पे बैठ जाती थी। तो इस तरह से मज़ा आता था दोस्तों। इस तरह की हरकतें वो करने लगी। खुल गए थे हम लगभग 93 में, समझ लीजिए आप। तो टचिंग करते हम कई बार बारिश में भी भीग जाते थे। स्कूटर पे होते थे तो बारिश में भीग जाते थे। जब आते थे वो कपड़े चेंज करती थी, फिर मेरे को तौलिया देती थी। उसके बाद क्या नाम है, मैं उससे कहता था कई बार कि मैं एक बार जलवा दिखा दो, तो वो अपना ऊपर से जो है कुर्ता सलवार जो होता है या सूट सलवार, तो सूट अपना पूरा उठा देती थी। तो उसके संतरे माल्टे दोनों को दोनों जगमगाते थे बहुत बुरी तरह से। तो मैं उनको माल्टों के ऊपर मुंह अपना लगा के उन दोनों की गुंडियाँ एक साथ मुंह में ले लेता था। और ये मेरी स्पेशलिटी थी कि दोनों गुंडियों को एक साथ चुबलाता था तो वो पागल हो जाती थी। और उसके उभार जो थे बहुत ही कठोर और मुलायम दोनों मिक्स थे और बहुत ही बेहतरीन लगते थे। माल्टे थे मगर अमरूद की शक्ति थी उनमें, और आम की बनावट थी, बहुत ही प्यारे लगते थे। और मैं पागल हो जाता था बिल्कुल ही उसके उन चीज़ों में। उसके बाद तो उसे ऐसा मज़ा आने लगा कि जब भी मौका मिलता था वो रो पड़ती थी ये कहकर, और कभी कभी अपनी वो सलवार नीचे कर देती थी। मैं उसके तिकोन पे मुंह लगा देता था तो उसको बड़ा सुख मिलता था। कभी वो अपने दोनों माल्टे खोल देती थी, मैं उनको हाथ में बीचता था, उसे बड़ा सुख मिलता था। अब वो रह नहीं पाती थी दोस्तों। इसी कारण हम 94 में वो क्लाइमैक्स तक पहुँचे थे दोस्तों। उससे पहले की कहानियाँ यही थी कि
उसके अंदर एक जो वासना की आग थी वो अब चिंगारी से आग बन चुकी थी। पहले तो वो चिंगारी थी हल्की हल्की, कभी हाँ कभी ना, कभी हूँ कभी नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो शर्माहट उसके अंदर थी वो धीरे धीरे घबराहट दूर हो गई। उसने मेरा दुस्साहस देखा, फिर मेरा उपक्रम देखा। मैं सीधा गले पे हाथ डालने वाला बंदा रहा हूँ दोस्तों। सुरेंद्र मोहन पाठक के नावल पढ़ता था, उसमें हमेशा गले पे सीधा हाथ मारना ही सिखाया जाता था। सुरेंद्र मोहन पाठक हो गया, वेद प्रकाश काम्बोज हो गया, इस तरह के उपन्यासों प्रकाश शर्मा ये पढ़ता था मैं। तो वह उन्हीं उपन्यासों के आधार पर मैंने नायिका के साथ वही व्यवहार किया जो नायक ने किया। उसको उपन्यास पढ़ने का शौक भी मैंने लगा दिया था। रानू का पत्थर की देवी और दुनिया भर के रानू के उपन्यास और पता नहीं किसके, समीर के, मनोज के, पता नहीं क्या क्या मैंने उसे दिए। मैं अंडरलाइन कर देता था और क्या नाम है उसे मैं बताता था कि भाई 2 साल पहले मैंने जो उसे किताबें दी हैं तो मैंने उस पर पेज पे आई लव यू बना दिया था, आई करके, फिर उस पर हार्ट का निशान, फिर यू। वो कहती थी मैं समझ ही नहीं पाई थी उसको। मैंने कहा मैंने तो लिख के भेजा था तेरे को आई लव यू। उसके अलावा मैं इशारों में अंडरलाइन कर देता था कुछ चीज़ें, शब्द, तो वो उसको समझ नहीं पाई। लेकिन बाद में मैंने समझाया कि मैं ऐसे ऐसे करता था। वो बड़ी हैरान होती थी इन चीज़ों को देख कर कि मैं कब से उस पर लाइन मार रहा हूँ और वो लाइन को समझ ही नहीं पाई। लाइन वो भी मार रही थी मगर वो अपनी अदाओं से, अपने चुप्पी से, अपने व्यवहार से, अपने स्टाइल अदा से मार रही थी, अपनी आंखों से मार रही थी। मैं मार रहा था लिख कर, वैसे बोल कर। जैसे कि मैंने एक बार कहा कि मेरा दोस्त त्रिलोक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो शायद साली है उसकी। तो बोली आपको भी गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं कहा हाँ यार मेरे को लगता है मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो कहने लगी मैं हूँ तो सही गर्लफ्रेंड आपकी। फिर बोल के एक दिन उसने ये भी कह दिया उल्टा कि अगर कोई आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन के साथ ये करे तो आपको कैसा लगेगा। मैं वहाँ चुप हो गया। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन पे बात करते सुना तो उसने कहा भाई साहब मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ, तो ऐसा मुझे लगता तो नहीं कि आप इस तरह के आदमी हो। तो मेरे को बहुत शर्म आई। वो वाकई मुझे आदर्श मानता था। मेरे कहने से उसने एसआई का एग्ज़ाम दिया था, फिज़िकल में वो रह गया था, अब वो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये मेरे को आदर्श मानता है। तो मैं घर आया जब, तो मैं अपनी वृंदा से मिलने गया तो मैंने उसको कहा कि आज ऑफिस में एक बंदे ने मुझे झकझोर दिया, वो मेरे को आदर्श मानता है, मेरे को झूठ बोलना पड़ा। बात मैं तुझसे कर रहा था मगर मुझे कहना पड़ा नहीं मैं किसी और से नहीं कर रहा, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे अब पे पूरा यकीन है आप पत्नी से बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसा है ना मैं उम्मीद ही नहीं करता कि आप किसी और से बात करोगे। तो मैंने कहा यार वो मुझे आदर्श मानता है, बेलदार है, लेकिन फिर भी मेरे को अपना गुरु मानता है। तो मैं कहा यार हम जो ये कर रहे हैं हरकतें बिल्कुल गलत है। तो उस बात का असर ये हुआ दोस्तों कि 2-3 महीने के लिए हम शांत हो गए, लेकिन उस पर असर ये पड़ा कि वो हीरोइज्म की तरफ और बढ़ गई। उसने मुझ में एक हीरो और देख लिया, वो बढ़ोतरी हो गई। बाद में जब मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया एक दिन वो हाथ बढ़वा गई और बल्कि कहने लगी कि आपने ये क्या कर दिया, मुझे भी पागल कर दिया, खुद भी पागल हो रहे हो, अब उसकी बात मान लो या दिल की बात मान लो। मैंने दिल की बात मान ली दोस्तों, दिल तो उछलता ही था उसे देखकर। कहने का मतलब है दोस्तों 89 से लेकर 94 तक की चूलबाजी चलती रही। ओरल सेक्स एक बार होने के बाद फिर बांध टूट गया। फिर तो जब भी मौका मिलता था मैं उससे सीढ़ियों के पास बैठा के फर्स्ट फ्लोर पे ही, और वो धम धम की आवाज़ आती थी सीढ़ी पे तो बस कान वहीं लगे रहते थे। सीढ़ी के मुहाने पे बैठ जाते थे कमरे से बाहर निकल के, और सीढ़ी 1 फ्लाइट थी तो वो एक मुहाना बना हुआ था, मुंडेर बनी हुई थी, उसी पे बैठ के मैं जिप खोल देता था, वो अपने मुंह में ले लेती थी। ऊपर कोई होता नहीं था, 2nd 3rd फ्लोर खाली ही हो चुके थे। तो इस तरह से हमें मतलब एकांत मिल जाता था और वो 4 या 5 मिनट में वो काम निपटा देती थी। खिड़की बंद होती थी, बगल में बाथरूम था, कमरा था, 2 कमरे थे, दोनों कमरे हमारे पास होते थे। हम क्या नाम कमरों में ना बैठ के बाहर खिड़की वो सीढ़ी के मुहाने में बैठ जाते थे। कोई अचानक आता था तो एकदम कभी कभार, कभी 10 में कोई एक बार आवाज़ आती थी तो हम फट से मैं जिप पर कर देता था, वो अंदर चली जाती थी या बाथरूम में घुस जाती थी। तो कहने का मतलब दोस्तों खिड़की वो बाथरूम था कोने पे ही, तो वो बाथरूम में चली जाती थी। कहने का मतलब है दोस्तों इस तरह हमारा चलता रहा। जब भी मैं जाता था तो वो क्या नाम है ओरल सेक्स मुख में तुम मेरा कर देती थी, बहुत बढ़िया तरह से इशारा समझ जाती थी जब मैं उसे कहता था। कई बार मौका मिलता था, कई बार नहीं मौका मिलता था। 10 में से 6 बार मौका मिलता था, 4 बार नहीं मिलता था। कई बार पापा जी ऊपर होते थे, डैडी उसके, जिनको मैं डैडी कहता था। कभी सास तो खैर नीचे फर्स्ट ग्राउंड पे ही होती थी, बड़ा सारा लेट आता था बिट्टू। बाकी
बबलू जो है वो होता था, कभी नहीं होता था, कॉलेज से लेट आता था, इवनिंग कॉलेज था उसका दयाल सिंह में। वो फिर भी कोई इतना झंझट करता नहीं था, सीढ़ियों पे बैठ के वो आराम से खींच लेती थी सारा मामला। लेकिन इस बार अब वो क्या करती थी कि वो वीर्य को थूक देती थी, मुंह में भर के ना कोने में थूक देती थी, लेकिन पूरा लेती थी। मुंह में भरने के बाद में वो थूक देती थी बाथरूम में जाके। और मुझे भी ठीक लगता था क्योंकि पूरा तो वो खींच लेती थी और मेरे को आराम मिल जाता था। वो थूकती है निकलती है, मुझसे क्या मतलब है। एक बार मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये तू क्या करती है? तो बोली हाँ ये तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है, और मैं तो पहली बार जो है गट गट करके पी गई थी, मुझे पता ही नहीं चला क्या है ये, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, मुझे पता ही नहीं था। वो वाकई मासूम थी और भोली थी वो। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा ऐसे खींच के पीना होता है, थूकना थोड़ी होता है। तो वो कहने लगी अच्छा मुझे पता नहीं था, आपने बताया कोई नहीं। तो उसके बाद फिर उसने पीना शुरू कर दिया। उसके बाद तो उसने कभी थूका नहीं, मुंह भर जाता था मगर वो फिर भी परवाह नहीं करती थी। बल्कि मजाक मजाक में कभी कभी मैं उसके लिए चॉकलेट वगैरह लाता था, सॉफ्टी वगैरह लाता था पैक करा के। तो कई बार वो ये कहती थी कि मैंने कहा कि यार मेरा दिल करता है तेरे मुंह में डाल के बस ये तेरा मुंह भरता रहूँ अपने वीर्य से, वीर्यपात करता रहूँ तेरे मुंह के अंदर। तो धीरे धीरे वो कहने लगी कि अगर आप सॉफ्टी में लगा दोगे तो मैं सॉफ्टी खा लूँगी। वो ऐसी ऐसी बातें करती थी। तो हैरानी की बात थी वो इतनी समर्पित थी कि मतलब उसको इस चीज़ से घिन आती होगी कि मुझे तो पक्का यकीन है, मगर वो उसके बावजूद मान मेरा रखती थी। उसने कहा अगर सॉफ्टी पे लगा दोगे आप तो मैं सॉफ्टी भी खा लूँगी, और आप उसी पे छिड़क दोगे तो मैं उससे भी खा लूँगी। और फिर बाद में उसने कभी भी थूकने की कोशिश नहीं की, वो घटक ही जाती थी। बाकी मुंह उसका लाल हो जाता था, आंखें लगभग बाहर निकल जाती थी, मगर उसके बावजूद वो मान मेरा पूरा करती थी। इशारों से पूछ लेती थी कि हाँ निकल गया आपका मामला? मैं कहा हाँ। उसके बाद वो गट गट करके उसको निकल जाती थी। बाद में उसने कभी थूकने की कोशिश नहीं की। उसने बल्कि मेरे से बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया इससे थूकना नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं इसे थूकना नहीं होता। धीरे धीरे दोस्तों उसको मैंने इशारे से बता भी दिया कि इसको क्या कहते हैं, जो आम भाषा में कहते हैं। मैं बोलूँगा तो यूट्यूब वाले बड़े बहनचोद हैं, हरामजादे हैं, बहन के लोड़े हैं, ये मानेंगे नहीं। तो कोई बात नहीं, जो इनको गाली दी है वही बोलते हैं, मैंने उसको बता दिया था। तो उसने कहा अच्छा मुझे पता, सुना तो था लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसे बताया। और मैंने ये भी बताया कि तिकोन को क्या कहते हैं। तो जो चूतिया शब्द में नहीं होता उसके आगे के दो शब्द वो मैंने बताया। वो हैरान रह गई थी क्योंकि सुनती तो थी गालियाँ, गली बस्ती में जैसे रहते हैं, रैगरपुरा में रहना वो उसका और मेरा बापा नगर में। तो कहने का मतलब है पता तो सब होता है लेकिन ये इशारे ही होते हैं दोस्तों। मतलब ये समझ लो कि मैं उसके बदन को झिझोड़ देता था, और एक दो बार तो मैंने उसे कपड़े पूरे उतार कर ना और उसकी मालिश भी कर दी थी तेल से। और जबकि मौका लगा और फटाफट उसने कपड़े 10 मिनट बाद ही उसने फटाफट पहन लिए और उसके तिकोन वगैरह पे मैंने मालिश कर दी। बल्कि एक बार तो मैंने उससे कहा, मैं कहा तेरे बाल बहुत ज़्यादा है वहाँ तिकोन पे ना, तो मैं वो बाल वो ले आया ट्रिपल ब्लेड वाला जिससे मैं शेव करता था वो लेके। और मैं मज़े की बात है एक ब्रश ले आया जिससे मैं शेव करता था, और ट्यूब ले आया मैंने वहाँ पे झाग बना के, और उसके बिल्कुल करीने से कटिंग कर दी, उसकी शेव कर दी। तो उसकी जो बिल्कुल ऐसे चमक पड़ी। मैंने फिर उसकी चुम्मी ली धोकर उसको, उसके बाद मैंने जीभ से उसमें लटकारे लगाए। तो सियर उठी, तो पागल हो गई और उसे तो ऐसे लगने लगा कि बस किसी तरह से कुछ हो जाए। मैंने उसे इशारे में कहा भी कि मैं अगर दिल तो करता कि तेरे को लपेट दूँ और संभोग हो जाए। ये 94 के लगभग बाद की बात है, जब उसने पहली बार ओरल सेक्स किया था, तभी मैं उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता था हम लोग क्या नाम लिपटा जुट्टी नंगा पुंगी करते थे, मगर वो संभव करने की कभी चेष्टा ना उसने करी ना मैंने करी। मन में तो थी उसके भी मेरे भी। बाकी तो कहने का मतलब है कि दोस्तों इतनी हिम्मत ना वो कर पाई ना मैं कर पाई। हाँ लेकिन मजाक में कभी कभी वो कहती थी कि आपके पास स्कूटर है, वरना आप जहाँ कहते हो मैं चलती आपके साथ। मैं उसे कई बार कहता था कि बदरपुर में ना, बदरपुर बॉर्डर पर सूरज कुंड है, वहाँ पे कमरे मिलते हैं, हट्स मिलती हैं, जो मेरे दोस्त बताते थे। वहाँ चलेंगे, हौजखास चलेंगे, वहाँ भी हट्स होती हैं हौजखास के पार्क में, डियर पार्क में, हिरन का जो पार्क है। तो इस तरह से हौजखास हम गए भी, लेकिन हट्स लेने की हिम्मत ना मेरी भी ना उसकी भी, मैं भी घबरा गया। उसके बाद क्या नाम है बदरपुर कभी सूरज कुंड गए नहीं उसके साथ।
एक बार मेला देखने गए थे तो पूरा परिवार साथ था हमारे घर का, तो वो एक अलग मैटर था। तो उसमें तो क्या नाम है बस उसको निहारने के अलावा दूसरा काम नहीं था, और ये तो सोचना मुश्किल ही था। तो लेकिन वो कई बार मजाक में कहती थी आप कार ले लो, आप कार ले लो। मुझे उस वक्त पता नहीं था उसके मुंह पे सरस्वती बोल रही है और कार लेने की बात कर रही है, जबकि उस वक्त मैं थोड़ा टाइट था। किसी दोस्त को मैंने 75,000 की हेल्प की थी। दानवीर मैं शुरू से रहा, दयालु मैं शुरू से रहा। ये भी एक कारण था कि वो मुझे हीरो मानती थी, क्योंकि उसे पता था मैं अपने सालों की उसकी खुद की उसकी हेल्प करता हूँ। उसके लिए भी मैं नैपकिन वगैरह और दुनिया भर गिफ्ट वगैरह, सूट सलवार सब लेकर आता था उसकी बहन से, रानी से छुप कर। बाद में जब वो सूट पहन के आती तो मैं कहता था अरे ये सूट कहाँ से लिया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन जबकि दिलवाया मेरा होता था, और उस वक्त क्या नाम है मैं ऐसा भोला बन जाता था जैसे कि वो कपड़ा बेकार है। लेकिन वो फिर रानी कहती थी नहीं नहीं सूट तो ज़बरदस्त है, इसकी सलवार देखो, सूट देखो, इसका दुपट्टा देखो। तो मैं तो देखता ही रहा, तो मैं कहता था वाकई भाई बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि उसी की चीज़ से दिलवा के या गिफ्ट देकर मैं ऐसा अनजान बन जाता था। और वो क्या नाम है वृंदा मेरे पे निहाल रहती थी। रानी को पता नहीं था इन बातों का कि दोनों जिया साली में क्या चल रहा है, कि हम हदें पार कर चुके हैं। बाकी शरीर टटोलना करना, तो लिंगों को टटोलना ये तो एक आसान बात हो गई थी। योनि को, लिंग को टटोलना, बस उनका संगम ही नहीं हो पा रहा था दोस्तों। अब ये संगम होगा नहीं होगा, ये रिस्क वाली बात थी, ये सस्पेंस वाली बात है, जो कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सस्पेंस बना के रखूँ। क्योंकि पहले फेज़ में तो आँख में चोलियाँ थी, जो कि फेज़ पहला था मेरा 89 से लेके 93 मान लो, 87 से 89 आँखों की आँख मिचोली मान लो, और 89 से 93 भी आंखों की मिचोली और थोड़ा वो छेड़छाड़ मान लो। 94 में वो बांध टूटा सबर का। और मैंने एक चीज़ देखी दोस्तों कि जो ये शाहरुख खान की फिल्म में ओम शांति में बोला है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ मिलती है, ये बात मैंने महसूस करी कि वृंदा को मैंने शिद्दत से चाहा, उसने भी मुझे शिद्दत से चाहा, और हमने एक दूसरे को प्राप्त भी किया। अब संभोग वाली बात छोड़ दो, मुख मैथुन भी अपने आप में एक संभोग से बढ़कर ही होती है। बल्कि मेरा एक दोस्त जो है चिरंजीवी, वो तो बताता है कि रंडियाँ जो है संभोग के 1000 लेती हैं तो मुख मैथुन के 5000 लेती हैं। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मंदे वक्त की। तो 94-95 की बात बता रहा हूँ। ये समझ लो कि 500 लेती है उसके फकिंग के, तो सकिंग के लेती हैं वो 1000 रुपये 2000 रुपये, और उसमें भी वो कंडोम लगवाती हैं। और जबकि यहाँ तो कंडोम वाला मामला था नहीं, कंडोम से मुझे वैसे ही नफरत थी, मुझे फंसा सा लगता था। मैं तो अपनी रानी के साथ भी कंडोम यूज़ नहीं करता था। कंडोम मेरे को शुरू से ही कंसेप्ट ही गड़बड़ लगा है, पता नहीं किस रामजादे ने कंडोम का आविष्कार किया। मुझे तो फंस जाता है मेरा, तो मतलब कि फंस के जाता है, दब जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे तो अजीब ही लगता है। बाकी कंडोम आज तक मैंने तो इस्तेमाल ही बहुत कम किए हैं, 2-3 बार किए, लेकिन मेरे को बेकार लगा। मैंने तो कॉपर टी लगवा ली थी रानी के 2 बच्चों के बाद। या मतलब कि मैं गोली लेता था, टूडे नाम से एक गोली आती थी जो संभोग से पहले डाल दो, उसके बाद झाग बन जाता था, फिर वो बच्चा नहीं ठहरता था, ऐसा कुछ कहानी बताते थे। बाकी दोस्तों मैं तो यही करता था। हाँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना वीर बाहर निकालो, वो मेरे से नहीं होता था। मैं तो धक के अंदर ही प्रवाहित करता था। रानी की बात कर रहा हूँ, उसके साथ भी संभोग बहुत ज़बरदस्त होता था। क्या नाम है अपना वृंदा का, तो अभी बात ही अलग है। उसकी तो कहानी में सस्पेंस रहेगा दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सस्पेंस ही मज़ेदार है। तो 1 बाय 1 बताऊंगा। देखो, पहला फेज़ मैंने बता दिया 87 से 89 का, आंखों की आज चोलियाँ, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे में हीरो हीरोइन ढूंढना। दूसरी बात, अब 89 से शादी से, जैसे नवंबर दिसंबर में शादी हुई, तो 89 छोड़ो 90 लगा लो, 90 के शुरुआत से और 94 तक हम दोनों की चुगलबाजी चलती रही, छेड़छाड़ चलती रही, एक दूसरे से इकरार चलता रहा, इनकार चलता रहा, फिर चुंबन हुआ कम से कम समझ लो कि 92 के करीब। 92 में चुंबन हुआ ऑटो में, उसके बाद तालकोटरा गार्डन गए, उसके बाद वो हमारा थोड़ा बांध टूटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भूखे भेड़ियों की तरह दूसरे पे टूट गए, ना 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 ना, मैं भूखा भेड़िया था ना वो भूखी भेड़ी थी। वो भी एक हिरन थी और मैं भी एक हल्का एक गट्स फीलिंग वाला शिकारी था। मैं वो शिकारी थोड़ी था जिसको भूख से भी ज़्यादा भूख लगती है। बस ये था कि मेरा मतलब ये था कि शायद ये गलत है, शायद ये सही है। बस ये वासना और आदर्शवाद के झुंझुने को झुलाता रहा मैं। कभी मैं आदर्शवादी बन जाता, उसकी निगाह में और ऊंचा उड़ जाता, कभी मैं उसके अंगों पे वो टच कर देता तो वो दिलेर बन जाता, एक प्रेमी बन जाता। तो उसको तो
दोनों तरफ से ही प्लस था मेरा, चारों तरफ से प्लस था, उसका दो तरफ से प्लस था तो मेरा चार तरफ से प्लस था। कहने का मतलब मुझे सदा सदाया बदन मिल रहा था, गर्मा गर्म एक चीज़ मिल रही थी और करारी आइटम थी, बिल्कुल मूंगफली की तरह भुनी हुई, बेहतरीन। उसकी आंखें, उसके होठ, उसके बदन, उसका सतवा शरीर बहुत ही बेहतरीन, कम वेट की, कम हाइट की थी और एकदम से ऐसे समा जाती थी बदन में ना पूरी तरह से। और यकीन मानो दोस्तों, दिलेरी थी। प्रेमी हो तो ऐसी हो, प्रेमी हो तो ऐसा हो, प्रेमिका हो तो ऐसी हो। दोस्तों जब मैं उसे कहता था ना कि तू फटाफट कपड़े उतार, 10 मिनट का टाइम है, शायद अगर कोई आएगा नहीं तो मैं तेरी मालिश ऐसे कर दूंगा तब तो होगी, यकीन मानना दोस्तों, वो पलंग पे पूरी नंगी होके, एक बदन पे धज्जी नहीं, पूर्णतः नग्न होकर वो लेट जाती थी। तेल और मैं मालिश करने का बेलन लेकर उसकी मालिश करता था। 10 मिनट बाद ही मैं उसे फ्री कर देता था। जब तक कोई आ ना जाए मैं फटाफट उसके बदन की पूरी मालिश कर देता था। उस वक्त संभोग करने की ना सोच के उसको आराम पहुँचाने की सोचता था। उसके बालों की कटिंग भी कर देता था, शेव कर देता था। उसकी वो जो थी योनी इतनी ज़बरदस्त लगती थी और उभरी थी, बेहतरीन जवान योनि दोस्तों। उसके बाद भी संयम रख के मैं उस योनि को छेदन की कोशिश नहीं करता था, ना अपने लिंग से प्रभावित करने की कोशिश करता था, मगर वो मेरा टोपा पकड़कर और मेरे को धक्का धक करके ओरल सेक्स, मुख मैथुन इतना बेहतरीन करके घटक जाती थी, तबीयत खुश हो जाती थी दोस्तों। यकीन मानो, मैं सोफे पे बैठता था, वो सामने बैठती थी, खिड़की पे वो सीढ़ियों पे निगाह रहती थी, अंदर वाले कमरे से मैं देखता रहता था और सोफ़ा इस तरह से लेटता था कि दरवाज़ा खुले तो, खुला हुआ दरवाज़ा हो तो उससे सोफे तक ही दिखाई दे और उसके आगे क्या हो रहा है वो दिखाई ना दे। तो वो वृंदा जो है वो मेरा पूरा मुंह में लेके, लिंग मुंह में लेके, शिशन मेरा लेके और मुंह में लेके बड़े इत्मीनान से आंखें मीच के, इत्मीनान से, तसल्ली से इतना बेहतरीन करती थी। 5 मिनट में फ्री करती थी और मेरे को भी इतना मज़ा आता था कि मेरा वीर्य का संकलन ही नहीं होता था। जबकि देखते ही तो मुझे ऐसा लगता था अभी निकला, लेकिन इतना बेहतरीन लगने लगा था कि मैं बहुत देर तक एंजॉय करता था। वो उसका मुंह भी थक जाता था तो वो इशारे से कहती अब छोड़ दो, तो मैं उसे कहता था तू बाहर निकाल इसको। फिर मैं उसको थोड़ा हाथों से करता था, जैसे कि मुठ मारने के लिए करते हैं ना, हस्तमैथुन करने के लिए। फिर उसके बाद जब उसका वेग बन जाता था मैं फिर उसे कहता था मैं फटाफट मुंह खोल। फिर वो मुंह खोलती थी, फिर मैं उसमें डाल देता था। वो समझ गई थी कि इस तरह से भी जल्दी संकलन हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे समझ रही थी इन क्रियाओं को, वात्सायन के काम शास्त्र को और ये यौन संबंधी बातों को सब समझ रही थी वो। आखिरकार लड़की थी बढ़ती उम्र की, धीरे धीरे 21-22 साल की हो रही थी। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो हमने ओरल सेक्स का, मुख मैथुन का पूरा एंजॉय उससे करवाया। फिर मैं उसके बदले में उसकी योनि द्वार को जीभ से टटोलता था, टकोरता था और उसको बड़ा आराम मिलता था। मैं उसके तिकोन को पूरा एक तरह से जबड़े में थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा उस पर दबाव डाल के, तो उसको वो आराम जो मिलता था उसका, तो उसको उसके चेहरे पे जो सुख आता था और जो वो अपनी क्या नाम है चड्डी नीचे उतारती थी और उसके बाद वो तिकोन सामने करती थी जानबूझ के, तो मैं उस वक्त समझ जाता था। तो मैं उसकी तिकोन को देखता था, इतना बेहतरीन लगता था कि मेरा ही शेव कराया हुआ होता था, शेव किया हुआ। तो मैं उसको जो जीभ से चटकारे लेता था तो उसे खुशी मिलती थी, तो वो बदले में अदले का बदला हो जाता था दोस्तों। ये काम मैं रानी के साथ भी करता था, वो भी बड़ी निहाल होती थी। वो कहती भी थी कि मैं आपका नहीं कर पाती, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। वो क्या करती थी कि थोड़ा सा मुंह में लेती थी, उसको उत्तेजित करके फिर छोड़ देती थी। उसे घिन आती थी कि कहीं टपका उसके मुंह में ना गिर जाए वीर्य का। तो रानी क्या नाम है मेरे को उत्तेजित करके छोड़ देती थी, मुझे बाहर ही निकालना पड़ता था। मैं कभी उसके चेहरे पे झाड़ता था, कभी उसके बदन पे झाड़ता था, उसके लिए उसे एतराज़ नहीं था। वो आंखें बंद कर लेती थी, मुंह भींच लेती थी, तो उससे क्या है कि उसके ऊपर झड़ जाता था या उसके चेहरे पर झड़ जाता था, वो भी मेरे को सुख एक अलग मिल जाता था। मगर यहाँ तो वृंदा जो थी वो तो पूरा ही गट करके और पूरे एक आखिरी एक बूंद तक और इतना बेहतरीन कर देती थी, इतना बड़ा कर देती थी उसको, आकार, लिंग के आकार को, उसका टोपा भी ऊपर चढ़ जाता था और आगे से तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता था और इतना मोटा और इतना हथियार हो जाता था, तपता हुआ सलाख की तरह गरम लगता था और उसको क्या नाम है बहुत ही मज़ा आता था। कहने का मतलब है दोस्तों कि वृंदा ने एक औरत होने का, मेरे पे समर्पित होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और स्कूटर पे हम जाते थे
और बस वो कभी कभी कहती थी आप कार ले लो, आप कहीं कमरा ले लो, आप कहीं फलाना ले लो, मगर मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरे भी हिम्मत नहीं हो पाती थी, मेरे को भी दुस्साहस करना बड़ा बुरा लगता था। दोस्तों संभोग कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। किसी लड़की की, जवान लड़की की जिसको आप प्यार करते हो, जिसके घर में आप दामाद हो और जिसके घर में आपकी हैसियत है, जिसको आप दुनिया आदर्श राज्य का एक मालिक समझती है, राम समझती है, वो आदमी वैसा सील तोड़ सकता है किसी लड़की की इज्जत से खेल सकता है। बस यही एक कारण था कि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, एक लिमिट तक ही ठीक है। और वो शख्स में कोई बच्चा थोड़ी ठहरता है। अब उसको तो वृंदा को पता नहीं था, पता नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसे तो इस बात का पता था कि उसका प्रेमी कह रहा है, जो कह रहा है ठीक कह रहा है। मैंने कहा नंगी हो जा, वो नंगी हो गई। मैंने कहा लेट जा, वो लेट गई। मैंने कहा बैठ जा, मुंह में ले, उसने मुंह में ले लिया। उसने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इनकार किया ही नहीं। मैंने कहा इधर आ, वो समझ गई। मैंने चुम्मी मारी, उसने चुम्मी का जवाब चुम्मी से दिया। मैंने उसके होठों पे होठ रख के उसका रस चूस लिया, पूरा जीभ मुंह में डाल दी। लिमका पीता था, मैं मुंह में घूंट भर लेता था, उसके मुंह को मुंह में लगा के अपनी लिमका उसके मुंह में छोड़ देता था। ये काम मैं हमेशा करता था, उसे खुशी मिलती थी। होली वाले दिन बियर में लेके दोनों साले मेरे होली मना के थोड़ा नीचे चले जाते तो वो ऊपर आ जाती थी। तो कहती थी अरे भाई मेरे से भी तो कोई होली खेलो, तो वो तो समझ जाती थी कि होली खेलेगा क्या खेलेगा। तो मैं क्या करता था कि अपने हाथ दोनों उसके सूट में डाल देता था, उसके दोनों बीच देता था, तो उसके काले रंग लग जाता था। जो मेरे हाथ में रंग लगा होता था मैं स्पेशली रंग लेके जाता था, तो छाप में छोड़ देता था उसके दोनों छातियों पर, और थोड़े गोलाइयों को भीज देता था। फिर मैं बियर मेरे हाथ में होती थी, उसको थोड़ा सा झाग सा बना के मैं जो शर करके उसके ऊपर से लेके नीचे तक उसके ब्लाउज में छोड़ता था, ब्लाउज कह रहा हूँ, उसके सूट में छोड़ता था। तो सियर जाती थी, ठंड का हल्का टाइम होता था, तो वो जब तक तो साले आते थे, जब तक तो हम खेल चुके होते थे। जिया साली के बीच में कोई पड़ता नहीं था। साले कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी पकौड़े आ रहे हैं, कभी ठंडा आ रहा है, कभी बियर आ रही है, कभी ड्रिंक आ रही है। तो कहने का मतलब है जब भी उसे मौका मिलता था वो आ जाती थी। उसे पता था ये होली किस तरह से खेलेगा। फिर कभी कभी वो नीचे भागने का ड्रामा करती थी, कमरे में चली जाती थी जानबूझ के, ताकि मैं नीचे कमरे में आ जाऊँ। तो इतने में मैं सालों कहता था, मैं 5 मिनट में आया, ज़रा रंग लगवाया हूँ, मम्मी डैडी से होली खेला हूँ। तो उनके तो पाँव में थोड़ा सा रंग लगा के माशे वाल लेता था। वो शगन के 100-200 रुपये जो देने होते थे वो देते थे, और मैं तो अपने सालियों के लिए गिफ्ट ले आता था। होली वाले दिन वो मैं गिफ्ट देता था। उसके बाद मैं साली को ये कह कर के मैं दोनों सालों को, यार मैं आया जरा बिना से, और पापा मम्मी से भी रंग लगवाया हूँ। दादाजी भी हैं, दादाजी भी होते थे उनके, दादी तो गुजर चुकी थी पहले दूसरी लड़की होने पर। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वो कमरे में घुस जाती थी जानबूझ कर, जैसे भागते हैं। तो लेकिन सालों को तो पता नहीं था ना कि कहानी क्या चल रही है। तो मैं क्या करता था, जैसे अंदर गया, अब होली मनाने के बहाने मैं सारा कुछ उसको चूमा चाटी, उसके मुम्मे शम्मे सब दबा देता था। उसके अंदर तिकोन तक मैं हाथ लगा देता था, योनी को हिला देता था। फिर उसके चेहरे पे ऐसा चस्पा करता था चुंबन की उसके होठ में होठ गड़ जाते थे। फिर हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक, तो कम से कम 15-20 मिनट तक एक दूसरे को बीचे रहते थे। मैं उसको वहाँ बेड पे गिरा देता था, उसके ऊपर लेट जाता था, फिर उसको पूरा झंझोड़ देता था कपड़ों से, फिर ऊपर धक्के लगाता था बुरी तरह से, आगे पीछे ऊपर नीचे करके। कहने का मतलब है कि वो हाँफ जाती थी। फिर उसके दोनों हाथों से उसके दोनों गोलाइयाँ, दोनों माल्टे बीचता था। फिर उसकी योनी वाले जगह पे हाथ डाल के वहाँ मिट्टी बंद करता था, और इस तरह से उसको बालों में हाथ फिराता था। उसके बाद होली इस तरह से बनती है दोस्तों हमारी। उसके बाद चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब त्योहार हम इस तरह से मनाते थे। और ये प्यार का परवान चढ़ता रहा, वासना के दलदल में हम धंसते रहे। और मैं तो इस दलदल में धंसना मंजूर करूँगा दोस्तों, बजाय इसके कि आदर्शवादी राम बनने के। मैं तो सोचता हूँ श्री कृष्ण वाली बांसुरी बजाऊँ, क्योंकि इसमें जो मज़ा है ना वो ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं है। मेरे को वृंदा का साथ मिला, बहुत प्यारा मिला, मैं कभी नहीं पछताया आज तक। रानी का साथ मिला, बहुत मेरा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। लेकिन वृंदा का साथ मिला, मैं रानी का, उसके परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वृंदा को मैं आज भी देवी मानता हूँ दोस्तों। इतनी पूरी तरह समर्पित थी, समझ लो कि मेरी दूसरी पत्नी थी। मैं मजाक में उससे पूछता भी था, हम आपके हैं कौन। वो फिल्म आई थी उस वक्त, तो उसने कहा आप मेरे खसम हो। खसम का मतलब राजस्थानी में दोस्तों पति को कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी चलती रही, वो मुझे खसम मानती रही, मैं खसम के फर्ज पूरे करता रहा।
संभोग से डरता रहा, वो कभी नहीं डरती थी। लेकिन खत किताबत भी करते रहे, हम चिट्ठियाँ भी लिखते रहे, वो पूछती भी रहती थी इसे क्या कहते हैं, इसे फलाना कहते हैं, ये अंदर कैसे जाता है, ये इतना मोटा है, योनि तो इतनी छोटी होती है, ये अंदर कैसे जाता होगा, कैसे धक्के लगते होंगे, मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। इस तरह की चिट्ठियाँ हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे। तो मगर ये है कि दोस्तों ना मर्यादा उसमें आगे लांगी ओरल सेक्स के बाद, मौखिक सेक्स के बाद, मुख मैथुन के अलावा, और बाकी तो कोई कसर हमने ज़िंदगी में छोड़ी नहीं दोस्तों। ये समझ लो कि अंग प्रत्यंग एक दूसरे से रगड़ा खा जाता था और एक दूसरे में भुचाला जाता था, एक दूसरे से चट्टाने थी, दो गर्म चट्टाने एक दूसरे टकराती थी। बस संभोग की एक कमी थी दोस्तों। वो कमी कब पूरी होगी, नहीं होगी, या हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको सस्पेंस में डालूंगा। मैं फिर आपको 94 के बाद की बात बताऊंगा। ये कहानी चलेगी 2012 तक, 2012 नवंबर तक चलेगी दोस्तों। और मैं तो आज की तारीख में भी उसे देवी मानता हूँ। ये सस्पेंस मैंने तोड़ दिया कि मैं उसे देवी मानता हूँ, तो इसका मतलब आपको थोड़ा हिंट मिल ही गया होगा। मगर ये है दोस्तों, इरोटिक कहानियाँ हैं, सेक्सी कहानी है, मगर कहानी भी नहीं कह सकते, आप बीती कह सकते हैं। मेरे पास वो मस्तराम वाली कहानियाँ तो है नहीं, झूठी सच्ची, जो मेरे साथ हुई है वही बता रहा हूँ दोस्तों। आपके साथ कुछ हुई है तो आप भी मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको नंबर अपना दे दूंगा, उस नंबर पे अपनी कहानी बता देना, मैं उस कहानी को एक स्टोरी में बदल कर और आपकी तरफ से कन्वर्ट कर दूंगा। अगर आप अपना चाहते हैं कोई कहानी को शेयर करना तो कर लीजिए। नैन्सी फ्राइडे भी ये करती थी, माई सीक्रेट गार्डन लिखा तो वो पाठकों के सारे फैंटेसी लेती थी, फैंटेसी के अलावा आप बीती लेती थी, कहानियाँ लेती थी। तो इस तरह से उसने किताब का संरचना कर दी, कई पार्ट लिखे उसने माई सीक्रेट गार्डन के, हम पढ़ते थे अपने टाइम पे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये काम शास्त्र हो गया या अपना नैन्सी फ्राइडे हो गई, सिगमंड फ्राइड हो गए, ये सब लोग दोस्तों इनका लिटरेचर पढ़ने लायक होता है। मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, ये आज सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका पार्ट है। मैं कम से कम 50 या 100 वीडियो डालूंगा, लेकिन अगर ये 10 वीडियो डालने के बाद मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया, 10 मेंबर भी नहीं बने, 10 सब्सक्राइबर भी नहीं बने, तो फिर मैं इसे भी चैनल को डिलीट मार दूंगा, बंद ही कर दूंगा। क्योंकि ऐसा दोस्तों मेहनत करना और वो काम करना, अब जैसे वृंदा थी उस पर मैंने मेहनत करी 3 साल मेहनत करी, 89 से लेके 92 तक या 93 तक 3 साल मान लो, 89 के लास्ट में शादी हुई थी। तो दोस्तों चौथे साल में कोई रिजल्ट मिला ना। अब 2.5 साल मेरे को हो गए, 3 चैनल चला रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो मेरी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर गाड़ी अटक जाए तो फिर ये कोई वृंदा थोड़ी है जिसपे मैं 3 साल लगाऊं, 4 साल लगाऊं और बाद में संभोग की मेरे को संभावना जग जाए। ओरल सेक्स को क्या कम समझते हो आप? ओरल सेक्स मेन सेक्स से कम नहीं होता, मेन सेक्स से ज़्यादा होता है। सकिंग के पैसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों, आप किसी भी रंडी से पूछ लेना, आपको मेरी भी बात पे यकीन नहीं है तो आप किसी दलाल से पूछ लेना, उससे बोलना कि सकिंग करवानी है, सकिंग करवानी है तो उसके पैसे लगेंगे 4 गुना, और आपने अगर फकिंग करनी है तो फकिंग के लगेंगे नॉर्मल 1000 रुपये, 1500 रुपये, आज भी दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सकिंग और फकिंग में फ़र्क होता है। एक जवान लड़की जिसने ज़िंदगी में संभोग ना किया हो और वो शुरुआत किससे कर रही है, वो ओरल सेक्स से कर रही है। मुख मैथुन भी कैसा, गटकने वाला, पूरा गटक लेती है। कौन गटकेगी भाई, किसी में है हिम्मत इतनी? और मैं भी उसका पूरा शरीर मत देता था, कौन मथेगा भाई? सब कुछ होने के बावजूद भी जिसको पता है कि संभोग नहीं करना, उसके बाद भी शरीर मत रहा है। क्यों मत रहा है भाई? इसीलिए मत रहा है ना कि उसे अपने पर कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने एक जवानी का बेर पड़ा है, पता है भाई उसको खा नहीं सकते, मगर दांत गड़ा के उसका थोड़ा सा मज़ा तो ले सकते हैं। वो मज़ा मैंने ले लिया था वृंदा का पूरा, और वो भी उसे भी मज़ा मिलता था। अच्छा, जब तो उसकी सारा शील तो टूट टूट के कह रहा है कि मेरी सील तोड़ो, मुझे संभोग करो, मुझे औरत बनाओ, या मेरे को चढ़ जाओ, या मेरे अंदर डाल दो, लपलपाता हुआ ये लिंग डाल दो, ये तपती हुई सलाख डाल दो, जो मेरे मुँह से लफ्ज़ सुनती थी। अब वो उसको मुंह में महसूस कर रही है, हाथों में महसूस कर रही है, अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रही है, तभी तो मुंह में डाल रही है, दोनों हाथों से मसल रही है, सहला रही है, देख रही है। उसका मन नहीं करेगा कि भाई इसको मैं अपनी योनि में डालकर अपनी सील तोड़वा लूँ, उसको भी पता है। तो मैंने उसे कहा भी है 1-2 बार, मैं कहा तेरे को पता नहीं है, पहली बार जब संभोग होता है ना, दर्द होता है, क्योंकि सील होती है, सील टूटती है,
और फिर खून वगैरह भी आता है। तो वो समझ गई थी, घबराहट वाली बात उसे समझ में आ गई थी। मैं कहा ये बंद कमरे में होता है, चाहे एकांत हो। अब तू कहती है मैं गाड़ी ले लूँ, स्कूटर पे चल, बदरपुर चलते हैं, वहाँ कमरा ले लूँगा, पैसे की कोई कमी है नहीं, थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट हो ही जाता है, 1000-2000 में कमरा मिल जाता है, झूठे नाम से मिल जाता है। तब ये आधार कार्ड वोटर कार्ड थोड़ी होते थे, 94 की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो जब उसके बाद उसने मुख मैथुन करना शुरू कर दिया था, तो 2-3 साल हमारा धुआंधार चला है मामला, जब तक मेरे पे कोई तुषारपात नहीं हो गया। वो अगले उसमें बताऊंगा एपिसोड में मेरे पे क्या वज्रपात गिरा, किस तरह से मुझे जेल जाना पड़ा और किस तरह से मेरे पे आरोप लगे और किस तरह से एक वियोग का लंबा समय मैंने काटा, वो बाद में बताऊंगा सस्पेंस के हिसाब से। वन बाय मैंने बता रहा हूँ दोस्तों। पहले फेज की कहानी मैंने बता दी, पिछले बारे में भी बताई, इस बार भी बताई। चुम्बन से जो बात हुई थी जब वो 16-17 साल की थी, उसके बाद 21 साल की लगभग उम्र में उसने मेरे साथ ओरल सेक्स किया। उसके बीच में जब 17 और 21 साल की उम्र के बीच में हमने चुगलबाजियाँ की, शरारतें की, एक दूसरे टचिंग की, एक दूसरे को इशारे किए। कुछ इशारे उसने लिए, कुछ मैंने लिए, कुछ उसने नहीं लिए, कुछ मैंने नहीं लिए। कहने का मतलब दोस्तों, इस तरह से करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इसी तरह से दोस्तों वृंदा के शरीर की पूजा करते करते, उससे प्रेम याचना करते करते मैं उसके बिल्कुल मुख मैथुन कराने की उसमें आ गया था। अपना लिंग उसके हाथ में थमा के उसकी योनि को अपनी जीभ से टच कर लेता था, शेव कर देता था उसकी योनि की, उसके पूरे बदन की मालिश कर देता था। मैं उसके पूरे शरीर का मालिक था, वो मेरे पूरे शरीर की मालिक थी। वो जब भी जाती थी आती थी, वो मेरे लिंग में हाथ डाल देती थी, जिप में हाथ डाल देती थी, पूरा सहलाती थी, मुंह में लेती थी, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि एक बार मैं बीमार पड़ गया था, तब भी उसने आई और उसने मेरे बीमार शरीर में जब देखा, दरवाजे में हल्की सी कुंडी लगाई ऊपर वाले कमरे में। वो मेरी वाइफ नीचे थी, सारे घर में नीचे थे, और मेरा ऊपर जो है वो सेकंड फ्लोर, उस पर कमरा था मेरा अलग। तो सेकंड फ्लोर के बाद छत थी, तो वहाँ वो आई, उसने हल्की सी कुंडी चढ़ाई, उसने रजाई में हाथ डाल के मेरे उसको सहलाया। मैंने उसको इशारा किया, उसने मुंह में डाला, खींच गई, गर्म था, जल्दी निकल गया। मगर उससे मेरे को इतना आराम मिला कि मेरी शाम तक तबीयत ठीक हो गई और उसने अपना फर्ज निभाया, फटाफट कुंडी छोड़ी और फिर नीचे चली गई। फिर चाय लेकर आई, फिर ऐसे आराम से बैठ गई। तो हम लोग क्या करते थे कि संयत भी रहते थे और शरारती भी करते थे। शरारत का पल हमारा कितना होता था, मान लो 1 घंटा हम बैठे हैं तो 5 मिनट शरारत, बाकी का टाइम हमारा संयत का। बिल्कुल एकदम से एक दूसरे के प्रेम पुजारी बन के बैठते थे। और शरारत का जो कामदेव का जोर था वो 5 मिनट का रखते थे, बाकी टाइम हम पूरा मस्त रहते थे। अब मियाँ बीवी भी 24 घंटे संभोग ही थोड़ी करते हैं, वो क्या 24 घंटे संभोग करते हैं? भाई हमारे अपने माँ बाप जो होते हैं वो भी तो संभोग करके हमें पैदा करते हैं, मगर क्या हमारे माँ बाप हमेशा संभोग ही करते रहते हैं? नहीं ना, हम खुद भी ये नहीं करते। जानवर भी हमेशा संभोग नहीं करते। आप देखते हो गाय बैलों को, गाय भैंसों को, गाय सांड को, क्या हमेशा उस कुत्ता कुत्ती वगैरह संभोग ही करते हैं? इंसान भी संभोग ही करता रहेगा? नहीं। तो वैसे प्रेमी प्रेमिका का है कि हमेशा वो संभोग की थोड़ी सोचते हैं, एक दूसरे को छेड़ते ही थोड़ी रहते हैं, एक दूसरे के अंगों पे हाथ ही थोड़ी डालते रहते हैं, अपना आराम से ही बैठते हैं। तभी तो एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, सामीप्य बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों वृंदा और मेरी कहानी में मैं तो कोई झोल नहीं मानता। बाकी एक बात बता दूं दोस्तों कि मैंने तो ज़िंदगी में मुख मैथुन पहली बार कराया था और बेहतरीन लगा, बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। और वृंदा भी इतनी श्रद्धा से करती थी दोस्तों कि मैं कहता हूँ टॉप क्लास रंडियों को भी मात करती थी, इतनी पारंगत थी वो। और बेहतरीन तरह से उसे जो मैंने कहा वो उसने माना, और मैं भी उसको यकीन मानो जब उसके तिकोन पे मैं झाग की ब्रश लगा के ब्रश करता था ना दोस्तों, तो इतनी सफाई से इतनी कटिंग मैं करता था कि बिल्कुल उसके एक एक बाल में उतार देता था। उसके बाद मैं मुझे पानी से धो लेती थी झाग वगैरह को या साबुन को, और जब अपने बालों को धो के आती थी और उसके बाद जब वो चड्डी नीचे करती थी दोस्तों, तो मेरे को इतना बेहतरीन लगता था मामला। उभरी उभरी थी उसकी तिकोन, उसका मतलब योनि, और इतना ऐसा लगता था कि अभी मैं खोल के कमरा बंद करके और उसकी दोनों टांगे अपने कंधे पे दाएं बाएं डाल के और उसके बीच में दरारों के नीचे, नितंबों के नीचे तकिया लगा के और उसको थोड़ा सा ऊंचा उठा के योनि द्वार को देखता हुआ रोशनी, दूधिया रोशनी में ट्यूबलाइट की, और अपना लिंग लपलपा के गर्म करके और उसके बीच में छिद्र में डाल के और बस प्रेशर डाल के उसकी चट करके सील तोड़ के धक्का धक उसमें वीर्य संकलित कर दूं, और इतना ज़बरदस्त मतलब उसको करूं कि उसका एक एक जोड़ टूट जाए। वो
बिल्कुल चीख पड़े, चिल्ला पड़े, और उसकी चिल्लाहट में उसके मुंह पे अपने होठ लगा के, हाथ लगा के बंद कर दूं और उसको इतना कम से कम संभोग करूं, इतना धक 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 करके धचके लगाऊं, इतने झटके लगाऊं कि पलंग भी 2 टुकड़े हो जाए और उसकी योनि के 2 टुकड़े हो जाए। मैं उसे कई बार कहता था कि दिल करता है कि तेरे को इतने झटके लगाऊं, इतना करूं कि तेरी योनि के 2 टुकड़े हो जाएं। तो इतनी खुश होती थी ये सोचकर, और इतना मुदित होती थी अपने आप पर कि उसमें कितना आकर्षण है कि मैं उसको संभोग करने के लिए सोच रहा हूँ। मगर ये है दोस्तों कि ना वो हद से आगे बढ़ पाई, ना मैं हद से आगे, क्योंकि हमने जो हद पार कर दी थी वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हद थी। 11 साली के बीच में होते होंगे किस्से, मगर मेरी तो एक ही साली थी मेन, तो बाकी तो हद से मैं बात भी इतनी नहीं करता था। वो अपने अपने घर दूर दूर चली गई थी क्योंकि उनके घर शिफ्ट हो गए थे। उसी का एक कांता में मिला था, भगवान हम पे मेहरबान था। 4 साल की मेरी मेहनत काम लाई थी। वृंदा जो है मेरे बदन के नीचे आ गई थी, मैं उसके बदन के नीचे आ गया था। इसमें नीचे ऊपर वाली तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। मगर ये है कि दोस्तों मुझे सब कुछ हासिल हो गया था, मेरे को दुनिया की वो खुशी हासिल हो गई थी कि रानी की खुशी के बाद ये खुशी 1.5 गुना हो गई थी। रानी की खुशी 1 गुना और वृंदा की खुशी 1.5 गुना। वृंदा का यौवन टॉप पे, रानी का यौवन भी बहुत टॉप पर। मगर वृंदा की बात ही और थी करारा और एक अनछिदावा, एक ऐसी संपूर्ण युवती जिसने संभोग ना किया हो और वो आपके लिंग को सक कर रही हो, पूरी तरह से कर रही हो, प्रॉपर कर रही हो और आपको हर सुख दे रही हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिसने संभोग करा हो ना, औरत ने अपनी बीबी हो, प्रेमिका हो, और उसके बाद वो सक करे तो बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन जिस औरत ने कभी संभोग ही नहीं किया हो और वो आपका लिंग सक कर रही है, तो ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय बात है। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र हो गया। इसका तो कोई उपकार ही नहीं उतार सकते आप, क्योंकि जिसने कभी संभोग किया हो ना, वो तो हर हरकत कर सकती है। कई औरतें संभोग करती हैं मगर वो रानी की तरह वो लिंग को संकलन देती नहीं मुंह में, वो मुंह से करती ही नहीं है मुख में, तो वो उन्हें घिन आती है। मगर एक लड़की जिसने संभोग का मजा नहीं दिया, वो आपके लिंग के साथ खेल रही है, उसका संकलन ले रही है, वीर्यपात पूरा मुंह में ले रही है और भर रही है मुंह को। और जब आप कभी देखोगे वीर्यपात जब झकझक करके गिरता है तो आपको खुद ही बाद में संकलन होने के बाद अजीब सा लगेगा, उसे गंदगी लगेगी, लेकिन वो गंदगी मुंह में ले रही है और वो अपना एंजॉय कर रही है। और वो कह रही है कि थोड़ा बहुत पहले तो शुरू में खट्टा खट्टा सा लगता था, बाद में तो कहती मेरे को ठीक लगने लगा, कोई ऐसी बुराई नहीं है। मैं काजू बादाम भी खाने लगा और शहद वगैरह में भिगो के, और ताकि मेरा वीर्य जो है उसको स्वाद लगे और उसको कभी ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर मैं किताबें पढ़ता था, ये किताब खाओ तो उससे वीर्य ठीक बनेगा, फलाना बनेगा। तो मैं कोशिश करता था कि वीर्य ज़्यादा बने और बेहतरीन बने और अच्छा बने। और बाकी वो तो ऐसा काम कर जाती थी दोस्तों कि बस मैं क्या बताऊँ। अरे जब सॉफ्टी के साथ वो खाने को तैयार है, यहाँ तक कि उसने एक बार मेरे को ये तक कह दिया कि वो घर में खीर रखी हुई है और क्या नाम है, अगर आप खीर पे भी छिड़क दोगे तो मैं उसके साथ भी खा लूँगी। मतलब वो इतनी समर्पित थी दोस्तों। मैं लैला मजनू की भी क्या मिसाल दूँ, क्या पता उनके टाइम में सकिंग फकिंग होती थी नहीं होती थी, मेरे को तो लगता नहीं कि अभी हुई होगी, तभी तो उनकी मिसालें दी जाती हैं। अगर मिल ही जाते तो बात ही क्या होती। मगर कहने का मतलब है दोस्तों, वृंदा ने मेरी ज़िंदगी में मेरे को एक औरत से कम का सुख नहीं दिया दोस्तों। मेरे को चरम सुख दिया, और ऐसा सुख दिया जो मैं कभी ब्लू फिल्म में देखता था, मुझे घिन आती थी, मगर उसने उस घिन वाले काम को इतना बेहतरीन, इतना मनोरंजक बना दिया। बदले में मैंने भी सब कुछ दिया उसे। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोचता तक तो कि मैं योनि को अपनी जीभ से करूँगा, लेकिन मैंने किया। मैं उसकी योनि को अपने मुंह में भी एकदम से भरता था तो उसे अच्छा लगता था, और उसके बाद मुट्ठी बांध के उसकी मुट्ठी लगाता था तो उसे अच्छा लगता था। वो चड्डी उतार देती थी, मैं अपने फर्ज में लग जाता था। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि शेविंग करना, उसको उभारों को, माल्टों को दबोचना, उनको कंट्रोल करना और उस पूरी बॉडी पर रवा होना, ये भी अपने आप में काम था। बस चुम्बन बे चुम्बन, चुम्बन बे चुम्बन, मतलब ये समझ लो कि उसके होठ भी मतलब पी जाता था पूरी तरह से। मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता था, पूरा बदन उसका मसल देता था पूरी तरह से। हल्की थी बदन में, थोड़ी हाइट में भी कम थी। रानी की हाइट तो बड़ी थी, मेरे से खाली 2 इंच ही कम थी। मगर ये देख लो दोस्तों कि मैं तो निहाल हो जाता था दोस्तों। हमारी दीवारें सारी टूट चुकी थी। संभोग में अगर ऐसा था कि खाली मेरी तरफ से कोई कमी थी, तो ये कमी थी कि मैं आदर्शवादी के चोले में था। उसकी तरफ से कमी थी तो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था ढंग से। तो उसको ये एतराज़ नहीं था
कि संभोग हो सकता है। वो तो बस ये चाहती थी कि मैं उसे झपट्टा दे के ना उसके साथ संभोग कर लूँ। वो मनी मनी ये चाहती थी। उस बात के लिए मैं तैयार इसलिए नहीं था कि मेरे सामने रानी का चारा रहता था, यार इसकी कुंवारी बहन को मैं अगर मतलब संभोग कर दूँ तो इतना तो मुझे पता है कि धीरे धीरे 2 बच्चों का मैं बाप बन चुका हूँ। सन 91 और 92 में 2 बच्चे पैदा हुए हैं 1.5 साल के अंतर पे। तो दोस्तों अब मैं ये कैसे कर दूँ कि अगर मैं मान लो उसके साथ संभोग कर दूँ और अगर मैं वृंदा की सील तोड़ देता हूँ तो दोस्तों ये बताओ क्या उसको बच्चा ठहरेगा, कौन जिम्मेदार होगा वो पेट फूलने का। और अभी उसने क्या नाम है कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट ईयर में लिया है, बड़ी मुश्किल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एडमिशन कराया, वो भी बड़े प्रयत्न से। हाँ लेकिन एक बात थी, 12वीं की जो मैंने तैयारी कराई थी उसमें भगवान ने एक मेरे को वरदान दिया। मेरी बहन के और उसके वृंदा के नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आए। टोटल में बिल्कुल सेम आए, तैयारी सेम कराई थी। और जिन दिनों मैं तैयारी करा रहा था उस वक्त मैंने संयम रखा था, लेकिन वृंदा जो थी वो संयम को एक बार खो बैठती थी। वो रात को अपनी दीदी के साथ सोती थी पढ़ाई करते करते, तो बहन तो मेरी नीचे चली जाती थी मम्मी के पास सोने के लिए, लेकिन वृंदा पढ़ाई के बहाने वहीं बैठी रहती थी। और बैठी बैठी वो थोड़ा सा अपना सूट भी नीचे कर देती थी जानबूझ के ही। तो वो कहती थी, जैसे मैं झपकी लेता था तो फुटबॉल के मैच देखते देखते मैं उसके टेबल टेनिस के मैच या लॉन टेनिस के मैच देखते देखते मैं अपना टाइम कम आवाज़ में लगा के और वो रिवीजन करती रहती थी। जब मैं झपकी लेता था वो मेरे को उठाती थी, आप सो जाते हो, 2 बज रहे हैं रात के, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप सो रहे हो। तो मैं उसे देखता था तो वो कोनियाँ दोनों लगा के नीचे बैठी होती थी, उसके दोनों माल्टे दिख रहे होते थे उसके सूट में से, और वो उसकी आंखें भी कुछ कह रही होती थी, बाल भी उलझे होते थे। बगल में रानी सो रही होती थी, पता था कि उसकी नींद तो बहुत गहरी होती है, मगर क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा कई बार मन करता था कि इसको बगल में लिटा के ना, रानी की बगल में लिटा के, और मैं इसको चद्दर उड़ा के और उसके अंदर के कपड़े उतार कर इसको संभोग करके इसको सुख पहुँचा दूँ। मगर पता क्या हुआ, 12वीं में जब मैं उसको कोचिंग करा रहा था तो मैंने टीचर का फर्ज निभाया। ऐसे ऐसे टाइम पे रात के 2-2 बजे उसकी आंखें कुछ कह रही हैं, उसकी वासना भरी आंखें कुछ कह रही हैं, उसका बदन कुछ कह रहा है, और माल्टे भी उसके दिख रहे हैं, गुंडियाँ दिख रही हैं, उसका अस्त व्यस्त हो रहा है, नाड़ा भी सलवार का ढीला ढाला हो रहा है। मतलब कहने का कि वो तैयारी बैठी है कि किसी तरह से कुछ करे। मगर उस वक्त वो 1 साल जो था मैंने टीचर का जो गुजारा है दोस्तों, वो मेरे को वरदान ऐसा मिला कि उसके और मेरी बहन के दोनों के नंबर बिल्कुल 12वीं में सेम आए। बहन मेरी 2 साल बड़ी थी उससे, मगर वो वृंदा 11वीं में फेल हो गई थी, इस वजह से वो दोनों बराबर एक ही स्कूल में जाती थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि नंबर दोनों के 12वीं में सेम आए, और मैंने एक टीचर का फर्ज ढंग से निभा लिया जो मैं 11वीं में निभाने चूक गया था, क्योंकि उस वक्त थोड़ी पींगे ज़्यादा बढ़ रही थी और उसके मन में, वृंदा के मन में प्यार ज़्यादा पनप रहा था, पढ़ाई कम थी। लेकिन इस बार मैंने डांट डांट के समझाया उसे कि तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, तेरे पे लोग थूकेंगे और मेरे को कभी ज़िंदगी में चैन नहीं आएगा, मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। तो इस कारण से उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। नहीं तो रात को कभी कभी तो नीचे से ऊपर आ जाती थी कि मेरा नीचे मन नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ थोड़ी रिवीजन कर लूँ। फिर वो रेनू के बगल में लेट जाती थी और वहीं बैठ के पढ़ाई करती थी। वो इशारा भी जैसे करती थी कि भाई आ जाओ मेरे बगल में लेट जाओ। मैं लेट भी जाता था, मगर कभी कभी हाथ फेरने का मन करता था, मगर नहीं फेरता था। मेरे को उसका रानी के जगने का डर रहता था। अब क्या नाम है, धीरे धीरे मैं व्यस्त हो गया था अपने ऊपर संयम रखने का, यही संयम मेरे काम आ रहा था। तो लेकिन वो कभी कभी रात को 2-2 बजे मेरे को उठा देती थी, आप सो रहे हो, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोचता था, मैं रात के 2 बज रहे हैं, वैसे क्या समझाऊँ। देखा तो बगल में रानी बिल्कुल बेसुध होकर सो रही है। एक बार वो सो जाती थी तो सुबह 5 बजे उठती थी, मुझे पता उसके उठने का खटका नहीं है। कुलाइयाँ देखता था इसकी, गुंडियाँ दिख रही हैं साफ। अब मैं उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू ढंग से बैठ, क्योंकि उस वक्त अगर मान लो वाइफ उठ जाए, रानी तो कहेगी पता नहीं क्या हो रहा है आपस में इनसे। तो मैं उसे इशारे से कहता था, मैं कहता दिख रहा है सारा मामला। वो कहती है तो क्या हो गया। उसके बाद उसका तो मन ये करता था कि मैं उसको यहीं लिटा दूं या आंगन में ले जाऊं और उसको मतलब कि संभोग करके उसको बिल्कुल चित करके उसको बिल्कुल ऐसा कर दूं। मगर बस क्या बताऊं, संयम रखना पड़ता है दोस्तों। और
क्या कह सकते हैं इस बारे में। और कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू करके टीचर की योग्यता को आगे प्रधान रूप देते हुए मैंने सोचा, मैं कहना इन बातों के लिए ज़िंदगी पड़ी है, मगर भाई ये संभोग करने का मौका नहीं है, ये ओरल सेक्स करने का भी मौका नहीं है। मैंने ओरल सेक्स से भी अपने आप को वंचित रखा और 1 साल की पढ़ाई मैंने उसे 12वीं में कोचिंग दी, कम से कम 6 महीने मैंने पढ़ाया, 6 महीने तक संयम रखा। उसका परिणाम ये निकला कि उसके नंबर बिल्कुल मेरी बहन के बराबर ही आए और मेरे को ये पाप नहीं लगा कि मैंने अपनी बहन को गलत पढ़ाया या उसको सही पढ़ाया या उसको गलत पढ़ाया या उसको सही पढ़ाया। दोनों को बढ़िया पढ़ाया और दोनों के नंबर बेहतरीन आए। और अगर मान लो मैं बहक जाता तो क्या पता ये फिर दोबारा फेल हो जाती, और फेल हो जाती तो फिर कभी भी फर्स्ट ईयर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी में यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाता। कहने का मतलब है दोस्तों, एक लक्ष्मण रेखा थी जो हम पहले क्रॉस कर चुके थे मगर बाद में क्रॉस नहीं करनी थी, मगर निमंत्रण पूरा था। निमंत्रण इससे लगा लो आप अंदाजा कि रात के 2 बजे वो अपनी जवान बहन है, बेबी जवान है बहन, बच्चे दोनों सो रहे हैं, छोटे हैं, ठीक है, और वो बगल में कोनियाँ लगा के लेटी हुई है लेटी, और उसके गोले दिख रहे हैं, उसके भूचाल लाने वाले वक्षस्थल दिख रहे हैं, घुंडियाँ दिख रही हैं, और वो फिर भी मेरे कहने के बावजूद भी ऐसे लेटी पड़ी है और वो कह रही है कि मुझे समझाओ ना। तो समझाओ ना क्या, चैप्टर समझाऊँ या जवानी की प्यार समझाऊँ? और वो इशारा कर रही है कि भाई, वो कह भी रही है कि दीदी वो एक बार सो जाती है तो उठती नहीं है ना। मैं कहा हाँ ऐसा ही है। जैसे मैंने कभी पूछा था उसके भाई के लिए कि ये वो चाय दे गया है बबलू तो दोबारा तो नहीं आएगा ना, तो वो भी ऐसे ही पूछती थी। तो मैं समझ तो रहा हूँ कि वो क्या कह रही है कि बगल में मैं बैठी हूँ और दीदी सो रही है, और एक बार सोती है तो उठती तो है नहीं क्योंकि थक जाती है, सोती 11 बजे है और सुबह फिर 5 बजे उठना होता है। तो ये तो एक बार उसे पता है, बचपन से साथ रही है कि दीदी एक बार सो गई तो फिर उठती ही नहीं, घोड़े बेच के सोती है। तो उसका तो मतलब यही है कि वो तो घोड़े बेच रही है, आप मुझे घोड़ी बनाकर और मेरी ले लो और मेरी सील तोड़ दो, यहीं तोड़ दो अपने से सैया पे, और मेरी दीदी के बगल में मेरे को लटा के मेरे को भी दीदी का मैंने के बराबर हक दे दो, और मुझे भी मतलब अपना वीर्यदान दे के अपने बच्चे की संतान बना दो, और मेरे को पाप कैसे गटर में डाल के फिर आप ही मुझे अपना लेना। 2 औरतों से संभोग करना, 2 औरतों को पालना, दोनों औरतों से बच्चे करो। उसका तो दिमाग यही काम करता था दोस्तों। कई बार मजाक में मैं कह देता था काश मैं मुसलमान होता, मैं कहा दूसरी भी शादी होती तो इसी से हो जाती। मगर कहने का मतलब है दोस्तों, हो तो कहने की बात होती है। ये मेरा डायलॉग था, काश मैं मुसलमान होता। वो भी कभी कभी कह देती काश मैं मुसलमान होती। रात को 2-2:30 बजे दोस्तों, अभी बताओ कौन लड़की अपने टीचर को ये कहती है कि मुझे कुछ समझाओ ना, ये दीदी तो सो गई तो अब तो उठेगी नहीं ना काफ़ी देर तक, और इशारा कर रही है, साफ कह रही है कि आओ मेरी सील तोड़ दो, आओ मेरी सील तोड़ दो, आओ मेरे पे चढ़ जाओ, आओ मेरी टांगे अपने कंधे बैठा लो और मेरी योनि द्वार में अपना लपलापाता हुआ 7 इंच का सरिया डाल दो जो कि गर्मा गर्म है, और जिसको हाथ में लगाऊंगी या मुंह में लूँगी तो अभी उठ जाएगा, अभी उफान में आ जाएगा, और ये वीर्यपात आप मेरे मुंह में ना करके मेरे योनि द्वार में करो और मुझे अपने बच्चे की माँ बनाओ, मुझे अपने बच्चे की माँ बनाओ। मुझे आपके जैसा एक बहादुर समझदार बढ़िया बच्चा चाहिए जो बिल्कुल आप जैसा हो, आप पे गया हो। मुझे कुंवारी माँ बना दो, मुझे छेद दो, मेरे योनि द्वार की सील तोड़ दो और मुझे बिल्कुल ऐसे संभोग से ओत प्रोत कर दो, मेरा अंग तोड़ दो, मेरे एक एक जोड़ को हिला दो। बगल में दीदी सो रही है, आप परवाह मत करो। आप समझो 2 बहनें हैं, दोनों बहनों के साथ संभोग आप करते हो और आप मेरे बगल में लेट के और मुझे चद्दर उड़ा के अंदर से मुझे पूरी तरह नंगी करके पूर्णतः नग्न करके खुद नग्न होकर मेरे अंदर आओ और अपनी कंधे पे, दोनों कंधों पे दाएं बाएं टांगे डालो, और सीढ़ियों के अंधेरे पे जब आप काम नहीं कर सके थे वो काम अब आप निपटाओ और इसको अपना धर्म समझ के निभाओ। एक औरत तो नहीं हूँ, एक लड़की हूँ, याचना कर रही हूँ, मगर आपकी आधी औरत मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि दीदी आपके साथ ये नहीं करती। कई बार आपने बताया है कि वो मैं तो नहीं करती, मैं करती हूँ, तो मैं दीदी से आगे हो गई, तो मैं तो आपकी औरत पहले ही हूँ। तो आप आओ और मेरा वो भेदन करो
और योनि पर बिल्कुल अपने तीर कमान लगाओ, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर मारा था। आप मेरे योनि द्वार पर अपना लपलपाता हुई सलाख को भोंक दो, एक कंचे की तरह, जैसे कंचे से कंचा मारा जाता है। और मैं तैयार हूँ, मैं भोली हूँ, मगर मैं आपको इशारा कर रही हूँ। इससे ज़्यादा इशारा मेरी शर्म मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन आपने जिस तरह से मेरे से मुतमईन कराया और मेरे को सीढ़ियों पे दबोचा और मैं आपको इनकार नहीं कर सकी, तो आप मुझे इनकार कैसे कर सकते हो? आओ, अपना लपलपाता हुआ लिंग मेरे योनि में प्रवाहित करो और उसका लपलपाता हुआ वीर्य फरफरा कर मेरे योनि में प्रवाहित करके संकलित करें और मुझे एक बच्चा प्रदान करें जो बिल्कुल आपकी तरह हो, आपकी तरह बहादुर हो, आपकी तरह समझदार हो, आपकी तरह पढ़ा लिखा हो, आपकी तरह ऊंचे पद पर हो और मुझे अपने बच्चे की माँ बनाकर कलंकित करके अपनी शरण में ले लो मेरे प्रभु, मेरे राम हमेशा के लिए, और मुझ दासी को स्वीकार करो। वो ये याचना उसकी आँखों से, उसके अस्त-व्यस्त गालों से, उसके सलवार के ढीले नाड़े से, उसके दोनों माल्टों जैसे उरोजों से, वक्षस्थल पे लगी कुंडुओं से घड़-घड़ कर कर मेरे को पुकार रही थी। और उसकी सूट सलवार अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सूट में से उसके दोनों गोले दिख रहे हैं, उसकी आंखों में याचना है, भूख है, उसके होठ पड़पड़ा रहे हैं, पपड़ी जम रही है वासना की, और उसको साफ दिख रहा है कि मैं किसी भी टाइम उस पर झपट्टा मार सकता हूँ। मगर बस दोस्तों, यहीं मैं कहानी को बंद करूँगा, विश्राम दूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहानी सुनाने की मेरी हालत नहीं है। और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस सेकंड एपिसोड में। बाकी वृंदा की इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितने झूठ है, ये आप बता सकते थे कमेंट के द्वारा, मगर मैंने कमेंट ऑफ कर रखे हैं। बाकी लाइक डिसलाइक से पता चल रहा है दोस्तों, अभी तो किसी ने भी लाइक वगैरह किया नहीं है, ना देखा है लोगों ने। मगर ये है कि वृंदा की जवानी की कसम, भाई साहब मज़ा आ जाएगा इस कहानी को सुनकर आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर यहाँ तक देख ही लिया दोस्त, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वंस अगेन।